हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तीनों बच्चे अब कमरे में मौजूद थे। तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनके मन में इस वक्त कुछ चल रहा था। काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। तब रिया ने अचानक से अलेक्जेंडर और आर्यन की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? तुम लोग अचानक से इस तरह से चुप क्यों हो गई? हमें अब गुलेरिया हाउस जाना है, पता है ना? हमने आधा पड़ाव पार कर लिया है। अब हमें जल्दी से गुलेरिया हाउस जाकर बूढ़े बाबा से मिलना है और उनसे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगना है। तभी अलेक्जेंडर ने भी जवाब दिया, हाँ रिया, जानता हूँ, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा है। अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी हो रही है। जैसे ही अलेक्जेंडर इतना कहकर चुप हुआ, आर्यन ने भी तपाक से कहा, हाँ अलेक्जेंडर, मेरे साथ भी यही हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं, क्या वो ठीक है? क्योंकि पिछली बार जब रिया के प्लान के मुताबिक हम गुलेरिया हाउस जा रहे थे, उस वक्त मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ था, मगर पता नहीं इस बार बहुत ही अजीब लग रहा है। रिया ने दोनों की तरफ देखकर कहा, देखो तुम लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे हो। और तो और पिछले बार हमें डैड ने पकड़ लिया था, इसीलिए ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है। और ऐसा तुम दोनों के साथ ही नहीं, मेरे साथ भी हो रहा है। मगर हमें गुलेरिया हाउस जाना ही होगा और ये सही वक्त है। और तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारे साथ सिक्योरिटी गार्ड अंकल हैं, अगर कुछ भी हुआ तो वो संभाल लेंगे। इसीलिए हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। हमें बिना वक्त बर्बाद किए बाहर जाकर गुलेरिया हाउस के लिए निकलना होगा। देखा नहीं तुमने, चीफ सिक्योरिटी अंकल ने भी यह कह दिया कि वो अपने आदमियों को संभाल लेंगे, तो इसीलिए वो पूरी तरह से रेडी हैं। अब हमें रेडी होकर बाहर जाना है। रिया की पूरी बात सुनने के बाद अलेक्जेंडर ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने अंदर हिम्मत भरते हुए बोला, रिया तुमने सही कहा। हमें अब जब ये मौका मिल ही गया है तो फिर इस मौके को गंवाना नहीं है। डैड और मोम घर वापस आए, इससे पहले हमें गुलेरिया हाउस जाकर बूढ़े बाबा से मिलकर वापस आना है। इतना कहने के साथ ही अलेक्जेंडर रिया और आर्यन को कुछ कुछ बताने लगा। इस वक्त तीनों कुछ कुछ सामान अपने साथ रख रहे थे ताकि उन्हें अगर किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े तो वो आराम से किसी भी तरह की मुसीबत का सामना कर सकें। हालांकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनके साथ चीफ सिक्योरिटी गार्ड जा रहा है, जो कि अकेला ही काफ़ी था किसी भी खतरे से टकराने के लिए। रोहित अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता था, इसी कारण तो उसे चीफ बनाया गया था और तीनों बच्चों को भी उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर पूरा भरोसा था। थोड़ी ही देर में तीनों बच्चे रेडी होकर प्रेसिडेंशियल स्यूट से बाहर निकल गए। जैसे ही तीनों बाहर निकले, उन्होंने देखा कि प्रेसिडेंशियल स्यूट के आसपास कहीं पर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सारे लोग पता नहीं कहाँ गए थे। यही सवाल उन तीनों के मन में भी चल रहा था। वो सवाल अभी एक दूसरे से पूछते, इतने में वहाँ पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आया। उसने तीनों बच्चों की तरफ देखकर कहा, आप लोग रेडी हैं? हम जाने के लिए तैयार हैं। गाड़ी नीचे लग चुकी है। हम इधर होटल के पीछे वाले रास्ते से जाएंगे ताकि आगे मेन एंट्रेंस में हमें कोई देख ना सके। और तो और मैंने अपने आदमियों को ये कह रखा है कि मैं आप तीनों को बाहर लेकर जा रहा हूँ मेले में। तो इसीलिए जब हम लोग लौट कर होटल आए, उस वक्त कोई भी आपसे जब सवाल पूछे तो आप लोग यही कहना कि आप मेले में गए थे। और तो और मैंने अपने एक आदमी से ये कह दिया है कि वो जाकर मेले से कुछ ऐसी चीज़ खरीद ले जिससे ये पता चल जाए कि हम सच में मेला ही देखने गए थे। इसीलिए जब आपके मम्मी और डैडी भी घर पर आए, उस वक्त आप वो सामान अपने मम्मी डैडी को दिखा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि आप सच में मेला ही देखने गए थे। तब उनको आप पर शक नहीं होगा। चीफ सिक्योरिटी गार्ड ने जब ये पूरी बात बताई तो तीनों बच्चे खुश हो गए। उन्हें अब यही लगने लगा था कि कहीं ना कहीं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपनी तरफ से काम कर दिया था। इस कारण से तीनों ने थम्सअप का इशारा किया और फिर वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ पिछले रास्ते से होटल से नीचे आ गए। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक काली गाड़ी लगी हुई थी। उस गाड़ी की ओर बढ़ते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, हमें जल्द से जल्द वहां जाना है और जल्द से जल्द वापस आना है। रिया और आर्यन, तुम लोगों ने टॉर्च रख लिया ना? वहाँ ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम मोबाइल के भरोसे नहीं रह सकते। ये सुनते ही दोनों भाई बहन हाँ में सर हिलाया। तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तीनों बच्चे जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी।
अब वो तेजी से गुलेरिया हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। एक तरफ बच्चे जहां गुलेरिया हाउस की तरफ बढ़ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ रोहित अपने आप में चिढ़ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो बार बार खुद को ही कोसते जा रहा था कि जब अनिका और बच्चे उसे फ़ोन कर रहे थे उस वक्त उसने फ़ोन रिसीव क्यों नहीं किया। अगर उस वक्त रोहित ने फ़ोन रिसीव किया होता तो अभी ऐसी परेशानी नहीं होती। वहीं इंस्पेक्टर गेरीवाल जीप में बैठे हुए थे और ये सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने जब देखा कि 5-10 मिनट हो गए हैं मगर रोहित अभी तक गाड़ी के अंदर नहीं बैठा तो इंस्पेक्टर गेरीवाल गाड़ी से उतरे। तभी उन्होंने देखा कि सामने रोहित खड़ा यहाँ वहाँ टहल रहा है। वो रोहित के पास गए और कहा, क्या हुआ साहब, आप काफ़ी परेशान लग रहे हैं, सब कुछ ठीक तो है ना। तभी रोहित ने इंस्पेक्टर गेरीवाल की तरफ देखकर कहा, मेरा फ़ोन ना तो बच्चे उठा रहे हैं और ना ही अनिका उठा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। तभी इंस्पेक्टर गेरीवाल ने रोहित की तरफ देखकर कहा, देखिए साहब, मैं आपके मामले में पढ़ना तो नहीं चाहता और ना ही मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मगर अब बात ऐसी हो गई है कि मुझे कुछ ना कुछ तो कहना होगा और इस वक्त मेरा मन ही जानता है कि आपकी पत्नी इस वक्त फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। मैं बच्चों के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है कि वो गेम वेम खेलने में बिजी हूँ, मगर आपकी पत्नी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है ये मैं आपको बता सकता हूँ। रोहित ने जब ये सुना तो उसने इंस्पेक्टर की तरफ घूर कर देखा। इंस्पेक्टर इस वक्त दांत निकाले कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। रोहित ने इंस्पेक्टर गेरीवाल की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम बताओ अनिका आखिर मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, मैं भी तो सुनूं कि आखिर तुम्हारा क्या कहना है। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जैसे ही ये सुना उसने तपाक से कहा, सीधी सी बात है साहब, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अनिका मैडम को किसी के साथ लकड़ी बाजार में कुसुम के घर के पास देखा। अब वहाँ से आपका होटल काफ़ी दूरी पर है तो वहाँ पहुँचने में तो मैडम को वक्त लगेगा ही, चाहे आदमी कितनी स्पीड में गाड़ी चलाए। और तो और इस रास्ते में काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है तो वो लोग आराम से ही जा रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि आप अगर पूछ लेंगे अपनी पत्नी से कि वो कहाँ है तो फिर आपकी पत्नी क्या जवाब देगी। इस कारण से हो सकता है कि मैडम फ़ोन नहीं उठा रही होंगी, मुझे तो यही लगता है, बाकी असल बात क्या है ये मैं नहीं जानता। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गेरीवाल चुप हो गए। इंस्पेक्टर की बात सुनकर रोहित पूरी तरह से सेटिस्फाइड तो नहीं था, मगर उसे भी यही लग रहा था कि इंस्पेक्टर कहीं ना कहीं बात तो सही कह रहा था। मगर वो इस बात से हैरान था कि अनिका आखिर लकड़ी बाजार क्यों गई थी और किसके साथ गई थी। मगर तभी रोहित के दिमाग में अचानक से उस शख्स का ख्याल आया जिसको रोहित ने आज दिन में ही अनिका के साथ देखा था। बीच बाजार में अनिका किसी शख्स के साथ चल रही थी। हालांकि वो विक्की था, मगर रोहित नहीं जानता था और ना ही उसने उस वक्त विक्की का चेहरा देखा था। रोहित को बार बार वही दृश्य अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था। उस दृश्य को याद करते ही रोहित की रूह कांप जाती थी, उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, उसके मुंह से ठंडा पसीना बहने लगता था। और इस वक्त भी यही हाल रोहित के साथ हो रहा था, उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था। इस वक्त आसपास का माहौल काफ़ी ठंड से भरा था, ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जब देखा कि रोहित के माथे से पसीना बह रहा है तो उसने तपाक से कहा, अरे साहब, इतनी ठंड में भी आपको गर्मी लग रही है, गजब है ये तो। खैर, हमें यहीं पर रुकना है या फिर मैं आपको कहीं छोड़ दूं, बताइए कहाँ जाना है आपको। रोहित ने जब ये सुना तो उसने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, देखो इंस्पेक्टर, इस वक्त मुझे कुछ सोचना है, कुछ समझना है, इसीलिए मैं थोड़ी शांति चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से जाओ, बाकी मैं देख लूँगा कि मुझे क्या करना है। अगर मुझे यहाँ से जाना भी होगा तो मैं यहाँ से टैक्सी या कुछ और करके चला जाऊँगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर गेरीवाल ने आसपास देखा। आसपास का इलाका काफ़ी सुनसान लग रहा था। ऊपर से सड़क पर दूर दूर तक कोई नई गाड़ी दिखाई दे रही थी। स्ट्रीट लाइट में भी हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, जिस कारण से वो सड़क सुनसान और अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने रोहित की तरफ देखकर कहा, देखिए साहब, मैंने आपका नमक खाया है और आपने मुझे इतने पैसे दिए हैं कि थोड़ी बहुत चिंता तो मैं आपकी कर ही सकता हूँ। इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जो भी परेशानी है आप कहीं और जाकर सुलझा लीजिएगा। मैं आपको यहाँ से कहीं और छोड़ देता हूँ, उसके बाद फिर आप चले जाइएगा। देखिए, जिद मत कीजिए, मेरी बात मान लीजिए। रोहित ने जब इंस्पेक्टर की बात सुनी तो उसने इस वक्त उसका विरोध करना सही नहीं समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर गेरीवाल बात ठीक ही कह रहा था। ऊपर से रोहित ने आसपास जब देखा तो उसे भी वो जगह सुनसान मालूम पड़ी और रोहित के पास इस वक्त
इन सब बातों के लिए वक्त नहीं था। वो जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता था। ऊपर से रोहित के दिमाग में इस वक्त ये भी चल रहा था कि वो इस वक्त पैराडाइज होटल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अनिका से पहले होटल पहुंच जाए और अनिका जब घर आए तो फिर रोहित को देखकर घबरा जाए, वरना रोहित आसानी से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल जाकर अनिका को रंगे हाथों पकड़ सकता था और वो कारण जान सकता था कि आखिर अनिका कहाँ गई थी। मगर रोहित मन ही मन ये फैसला कर चुका था कि तब तक अनिका को कुछ नहीं कहेगा जब तक अनिका सामने से उसे सब कुछ नहीं बताएगी। रोहित के मन में इस वक्त यही चल रहा था कि पिछली रात जिस तरह से अनिका बेहोश हो गई थी, उसके दिमाग पर जिस तरह से प्रेशर पड़ा था, अगर उसने आज अनिका से किसी भी तरह का सवाल पूछ लिया या फिर कहीं रोहित के कारण अनिका के दिमाग पर किसी भी तरह का प्रेशर पड़ गया तो फिर अनिका की सेहत के लिए ठीक नहीं था और रोहित ये हरगिज नहीं चाहता था। रोहित इस वक्त बेहद ही ज़्यादा लाचार और मजबूर महसूस कर रहा था। वो अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता हुआ देख रहा था, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो बस मन ही मन प्रार्थना कर रहा था और इस चीज़ का इंतजार कर रहा था कि कब अनिका सामने से ही उसे सब कुछ बताए। और तो और रोहित इस वक्त यही चाह रहा था कि कैसे भी करके अनिका की याददाश्त वापस लौट आए। लेकिन अनिका का बर्ताव जिस तरह से हो गया था, रोहित को ये अब मुश्किल ही लगने लगा था। रोहित को शुरू में ये लगा था कि मनाली आने के बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, अनिका और रोहित के बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी। मगर मनाली आने के बाद ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि ना चाहते हुए भी अनिका और रोहित एक दूसरे से जुदा हो गए। वो साथ रहते थे मगर अलग थे। तभी रोहित के दिमाग में एक बात आई। उसने इंस्पेक्टर गेरीवाल से पूछा, वैसे तुम इस वक्त लकड़ी बाजार क्यों गए थे और क्या तुम अकेले गए थे? ये सुनते ही इंस्पेक्टर हैरान हो गया। रोहित ने जब इंस्पेक्टर गेरीवाल से पूछा कि वो लकड़ी बाजार क्यों और किसके साथ गए थे, उसके बाद इंस्पेक्टर गेरीवाल की हालत खराब हो गई। वो सागर सान्याल का नाम नहीं ले सकते थे रोहित के सामने, इसीलिए वो अब सोच में पड़ गए। वहीं रोहित ने जब इंस्पेक्टर को खामोश देखा तो उसने बोला, क्या हुआ? मैंने तुमसे कुछ पूछा। इस पर इंस्पेक्टर ने तपाक से कहा, वो साहब पुलिस वाला हूँ, आप तो जानते ही हैं मुझे हर जगह आना जाना पड़ता है और मैं अकेले ही गया था लकड़ी बाजार। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने आगे कहा, और मेरी छोड़िए सर, आप ये सोचिए कि मैडम के साथ वो शख्स कौन था, क्योंकि वो कोई मर्द ही था। मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। रोहित ने जब ये सुना तो वो सोच में पड़ गया। रोहित को यही लगने लगा कि लकड़ी बाजार में अनिका के साथ वही शख्स होगा जिसे आज सुबह रोहित ने बाजार में अनिका के साथ देखा था। ये ख्याल आते ही रोहित इस बात से भी डरने लगा कि कहीं अनिका के दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स ना जाग जाएं और वो रोहित से दूरियां ना बना ले। इस घटना को सोचने के बाद से रोहित पूरी तरह से बिखर जाता था। इस वक्त रोहित यही सब सोच रहा था। तभी इंस्पेक्टर गेरीवाल ने रोहित से कहा, क्या हुआ साहब, आपने कुछ कहा नहीं? इस पर रोहित बिना कुछ बोले जाकर गाड़ी में बैठ गया। इंस्पेक्टर को थोड़ा ये अजीब लगा, मगर तभी उसने मन ही मन खुद को यही कहकर समझाया कि बीवी के मामले में जब परेशानी आती है तो इंसान ऐसा ही हो जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी रोहित मारवा हो या फिर हम जैसा कोई मिडिल क्लास। इसके बाद इंस्पेक्टर जाकर जीप में बैठ गए और उन्होंने जीप को आगे बढ़ा दी। जीप अपनी रफ्तार से चले जा रही थी। एक तरफ जहाँ ये सब कुछ हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ अनिका को विक्की ने कहा, ठीक है अनिका, मुझे लगता है कि तुम्हें अब जाना चाहिए। तुम जाओ, मैं तुम्हें ऑटो स्टैंड तक छोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद तुम वहाँ से चली जाना। तभी अनिका ने कहा, नहीं विक्की, मुझे लगता है मुझे यहीं से जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा वहाँ तक आना ठीक है। पता नहीं, मुझे अंदर ही अंदर अजीब सा लग रहा है, इसीलिए मैं यही चाहूँगी कि तुम यहीं से वापस चले जाओ और फिर जो भी बातें होंगी, जैसा होगा, हमें आगे बात करनी होगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे घर जाना चाहिए। वैसे भी बहुत देर हो गई है, आगे मुझे ऑटो मिल ही जाएगा। इतना कहने के बाद अनिका ने विक्की की तरफ देखा। विक्की इस वक्त खामोश खड़ा था। इस वक्त विक्की को देखकर यही लग रहा था कि उसके मन में अनिका के लिए फ़िक्र दिखाई दे रही थी, उसकी आंखों में अनिका के लिए फ़िक्र दिखाई दे रही थी। अनिका ने जब विक्की की तरफ देखा तो एक पल के लिए वो ठिठक कर रह गई, मगर उसने यही सोचा कि उसे इस वक्त कुछ भी नहीं कहना चाहिए। विक्की चुपचाप खड़ा अनिका की तरफ देख रहा था। अनिका ने जब ये देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने इस वक्त विक्की को टोकना सही नहीं समझा। उसने विक्की की तरफ देखकर कहा, ठीक है विक्की, मैं चलती हूँ, तुम ठीक से जाना। इतना कहने के बाद अनिका जब जाने लगी तब अचानक से ही विक्की ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। अनिका ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विक्की इस तरह से उसका हाथ पकड़ लेगा।
अनिका ने आसपास देखा। वो जगह काफ़ी सुनसान था। आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था, मगर कहीं ना कहीं अनिका जानती थी कि विक्की उसके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं करेगा, क्योंकि विक्की को उसके पापा करण गुलेरिया ने भेजा था। इस कारण से अनिका ने विक्की की तरफ मुड़कर देखा तो उसने पाया कि विक्की उसे बेहद ही अलग नज़रों से देख रहा था। विक्की की आंखों में कुछ आज अलग नज़र आ रहा था। अनिका जिससे परेशान हो रही थी। अनिका ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, क्या हुआ विक्की, तुम्हें कुछ कहना है क्या, या कोई भी परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो। अनिका की तरफ देखकर विक्की ने कहा, क्या तुम्हें मेरी चिंता होती है। विक्की के मुंह से जब ये निकला तो अनिका के रिएक्शन बदल गए। उसका चेहरा हैरानी में बदल गया। उसने विक्की की तरफ देखकर पूछा, क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो, और इस तरह से तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। अभी तक तो तुम ठीक थे, फिर अभी अचानक से क्या हो गया। अनिका जहाँ ये सब सवाल कर रही थी, वहीं हल्की रोशनी में अनिका का चेहरा विक्की को कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत नज़र आ रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं जब अनिका के जुल्फ़ों को उड़ाती और अनिका अपने उड़ती हुई जुल्फ़ों को अपने कान के पीछे करती तो विक्की को बेहद ही खुशी मिलती। कहीं ना कहीं विक्की अनिका की खूबसूरती में इतना ज़्यादा खो गया था कि वो ये तक भूल गया था कि अनिका एक शादीशुदा लड़की थी और उसके 3 बच्चे थे। इस वक्त विक्की ये सब भूलकर बस अनिका को निहारे जा रहा था। विक्की को न जाने क्या हुआ था, मगर वो सब कुछ भूल बैठा था। वहीं अनिका को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। वो ये तय नहीं कर पा रही थी कि आखिर विक्की के मन में क्या चल रहा है, मगर विक्की उसे जिस तरह से देख रहा था उस कारण से अनिका को कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था। तभी विक्की ने अचानक से मानो होश में आते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम जाओ, और हाँ, ठीक से जाना, और पहुंचने के बाद मुझे मैसेज कर देना ताकि मुझे तसल्ली हो कि हाँ, तुम सही सलामत पहुंच गई हो और कुछ परेशानी नहीं हुई। तो फिर मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि हमें आगे क्या करना है। इतना कहने के बाद विक्की वहां से जाने लगा। वो कार के अंदर बैठने ही वाला था कि इतने में अचानक से उसने देखा कि अनिका अभी भी उसी जगह पर खड़ी थी। अनिका को देखकर विक्की ने दोबारा से पूछा, क्या हुआ अनिका। मगर इस बार अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सामने की रास्ते पर बढ़ गई। जिस रास्ते पर अनिका जा रही थी उस रास्ते पर हल्की हल्की रोशनी थी और इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अनिका अपने कदम तेज रफ्तार से बढ़ा रही थी और वो यही सोचते हुए जा रही थी कि होटल रूम में कुछ हुआ ना हो और रोहित उस पर शक ना करे। वो जब रूम जाए तो रोहित उससे तरह तरह के सवाल ना पूछे, क्योंकि अनिका नहीं चाहती थी कि रोहित उससे कोई सवाल पूछे और अनिका किसी का भी जवाब देने में फंस जाए या उसे कोई तकलीफ हो। अनिका ये भी जानती थी कि वो जो भी कुछ भी कर रही थी वो गलत था। कहीं ना कहीं अगर रोहित की जगह कोई दूसरा शख्स होता और अब तक वो अनिका को बाहर आने जाने पर रोक लगा देता, मगर रोहित ने ऐसा नहीं किया था। ऊपर से रोहित अब तक बहुत ही अच्छे से अनिका से पेश आ रहा था। अनिका जब ये सब सोच रही थी, इसी बीच उसे ये याद आया कि उसने रोहित पर शक करके बहुत बड़ी गलती की थी। शायद इसका गिल्ट अनिका के मन में हमेशा ही रहने वाला था। अनिका चाहती तो थी कि वो रोहित से मिलकर इस बात को क्लियर करे, मगर कहीं ना कहीं अनिका को ये वक्त सही नहीं लग रहा था। अनिका इस वक्त किसी ऑटो या किसी टैक्सी की तलाश में लगातार आगे बढ़ रही थी। वो ये चाहती थी कि जल्द से जल्द उसे कोई ऑटो या टैक्सी मिल जाए जिससे वो जल्दी से होटल पैराडाइज इंटरनेशनल पहुंचे, क्योंकि बच्चे वहां पर उसका इंतजार कर रहे थे। एक तरफ जहां अनिका बच्चों के बारे में सोच सोचकर परेशान हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे जो थे वो कार में बैठकर लगातार गुलेरिया हाउस की तरफ बढ़े जा रहे थे। इस वक्त वो बीचों बीच हाईवे पर थे। गाड़ी पूरी रफ्तार से चल रही थी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गाड़ी को पूरी रफ्तार से भगा रहा था। इस वक्त उसके मन में भी यही चल रहा था कि कोई भी मुसीबत ना आए और वो बच्चों की मदद अच्छे से कर सके, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं चाहता था कि अनिका की याददाश्त वापस आ जाए और उसके बॉस यानी रोहित मारवा जो इतनी परेशानी में रहते हैं उनको थोड़ी सी चैन मिले। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ये बात अच्छी तरह से जानता था कि जब से अनिका की याददाश्त गई थी उसके बाद से रोहित मारवा कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। उसका ध्यान बिजनेस में तो जरा भी नहीं था, और तो और अगर वो बिजनेस मीटिंग्स वगैरह में भी जाता था तो उसे हमेशा अनिका की चिंता लगी रहती थी। इसी कारण से तो रोहित अनिका और अपने बच्चों के साथ मनाली आ गया था, इस उम्मीद में कि यहाँ आने के बाद अनिका की याददाश्त शायद वापस आ जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ये सब सोच ही रहा था कि इतने में रिया ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ देखकर कहा, अंकल, हमारी आपने जो इतनी मदद की है, थैंक यू सो मच। हम लोग ये कभी नहीं भूलेंगे। सच में आप बहुत अच्छे हो।
रिया की बात जब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने सुनी तो वो बस मुस्कुरा दिया। उसने बस मुस्कुरा कर रिया की तरफ देखा और फिर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मगर आप सबको याद है ना, ये मेरी तरफ पहली और आखिरी मदद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे दोबारा ऐसी सिचुएशन में नहीं डालोगे। इसीलिए आप लोग आराम से बैठिए, हम गुलेरिया हाउस पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आपको जिस शख्स ने काम है आप वो काम कर लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो शख्स आपको वहीं पर मिल जाए। जैसे ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने ये कहा, अलेक्जेंडर का दिमाग चला। उसने तुरंत ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, मगर अंकल, आपको हमारे साथ गुलेरिया हाउस के अंदर नहीं आना होगा। हम तीनों ही घर के अंदर जाएंगे। जैसे ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने ये सुना, उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो इस वक्त सामने की तरफ गाड़ी देखकर चला रहा था, मगर उसका मन हुआ कि वो एक बार अलेक्जेंडर की तरफ देखकर पूछे कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा था। मगर तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने सामने की तरफ देखते हुए ही अलेक्जेंडर से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर आ रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं भी आपके साथ गुलेरिया हाउस के अंदर आऊँगा। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आप तीनों को अकेले गुलेरिया हाउस के अंदर जाने दूंगा? आपको पता है ना कि वहाँ कितना खतरा है, इसके बाद भी आप ऐसा कह रहे हैं। अलेक्जेंडर ने जब ये सुना तो उसने आर्यन की तरफ देखा। तभी आर्यन ने अलेक्जेंडर का इशारा समझा और उसने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, मगर अंकल, हमने कहा ना कि हमें वहाँ पर कोई खतरा नहीं है, और खतरा अंदर नहीं है बल्कि बाहर है। आपको भी पता है कि गुलेरिया हाउस जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है और आसपास कितने सारे खतरनाक जानवर, सांप, बिच्छू कुछ भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको बाहर रहकर ये देखना है कि हमें बाहर से कोई खतरा ना हो। बाकी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अंदर किसी भी तरह का खतरा हमें नहीं होगा। इसीलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपको बाहर ही रुकना होगा, हम अंदर सब कुछ खुद संभाल लेंगे। जैसे ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने सुना, उसने तुरंत ही कहा, नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं भी आप तीनों के साथ घर के अंदर ही चलूंगा। बस बात खत्म। मैं आप सबसे इस टॉपिक पर और बहस नहीं करना चाहता। इसके बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा। उसका पूरा ध्यान सामने सड़क पर ही था। वहीं तीनों बच्चे अब सोच में पड़ गए। उनके दिमाग में एक के बाद एक अजीब से ख्याल आने लगे थे। तीनों इस वक्त एक साथ मन ही मन सोचने लगे कि अगर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उनके साथ गुलेरिया हाउस के अंदर गया तो फिर हो सकता है कि बूढ़े बाबा उनके सामने आए ही नहीं, और फिर जिस मकसद से वो तीनों गुलेरिया हाउस जा रहे थे वो फिर पूरा हो ही ना। इस कारण से अब उनके सामने बड़ी मुसीबत आ गई थी। तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चीफ सिक्योरिटी गार्ड को मनाए तो मनाए कैसे, मगर तीनों बच्चों को कैसे ना कैसे करके ये करना था, क्योंकि वो अब पीछे नहीं हट सकते थे और ना ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ किसी तरह का धोखा कर सकते थे। तीनों बच्चों ने तो पहले सोचा कि अगर वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को अपने साथ गुलेरिया हाउस आने के लिए मना सकते हैं तो फिर वो उसे बाहर रहने के लिए भी मना सकते हैं। यही सोचने के बाद अलेक्जेंडर ने रिया की तरफ देखकर कुछ इशारा किया। रिया अलेक्जेंडर का इशारा समझ गई। वो अभी कुछ कहने वाली थी, इतने में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अचानक से गाड़ी को ब्रेक लगा दी। तीनों बच्चों को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। तीनों बच्चे सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि आखिर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने गाड़ी क्यों रोक दी। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जब अचानक से हाईवे के किनारे पर गाड़ी रोकी तो तीनों बच्चे हैरान होकर उसे देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब अचानक से क्या हो गया। अंदर ही अंदर वो तीनों इस वक्त काफ़ी घबराए हुए थे और वो नहीं चाहते थे कि अचानक से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का मूड बदले और वो वापस से उन्हें होटल पैराडाइज इंटरनेशनल ले जाए और उनके किए किराए पर पानी फिर जाए। इसी कारण से वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहते थे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जैसे ही गाड़ी रोकी, रिया ने इत्तेफाक से पूछा, क्या हुआ अंकल, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? क्या कोई दिक्कत है? रिया के ऐसा पूछने के बाद तुरंत ही अलेक्जेंडर ने भी कहा, हाँ बताइए, आपने इस वक्त इस तरह गाड़ी क्यों रोक दी? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अलेक्जेंडर की तरफ देखकर कहा, देखो बच्चों, मैं आप लोगों के साथ गुलेरिया हाउस जाने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे मुझे जो भी कहेंगे मैं आपकी हर बात मान लूँगा। इसलिए पहले आपको एग्री करना होगा कि आपके साथ गुलेरिया हाउस के अंदर मैं भी जाऊँगा, तभी मैं आपको आगे ले जाऊँगा। नहीं तो मैं यहीं से गाड़ी घुमाकर वापस होटल पैराडाइज इंटरनेशनल ले जाऊँगा। बाकी मुझे पता है कि मुझे रोहित सर को कैसे जवाब देना है और उन्हें क्या कहना है, तो इसलिए फैसला आपके हाथों में है कि आपको क्या करना है।
चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने साफ साफ शब्दों में तीनों बच्चों को कह दिया था कि वो तीनों बच्चों को गुलेरिया हाउस के अंदर अकेले नहीं जाने देगा, बल्कि वो भी साथ में जाएगा। अब तीनों बच्चों की समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो करें तो क्या करें, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ खड़ी थी। उनको इस चीज़ का एहसास तक नहीं था। अब तीनों बच्चे एक दूसरे को देखने लगे थे और मन ही मन यही सोचने लगे थे कि अब उन्हें क्या करना है। लेकिन अलेक्जेंडर ये समझ गया था कि इस वक्त चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसकी एक बात नहीं सुनने वाला। कहीं ना कहीं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी जगह पर सही था। वो इसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो जानता था कि अगर तीनों बच्चों में से किसी को भी कुछ हुआ तो फिर रोहित उसे नहीं छोड़ेगा। रोहित उसकी बैंड बजा कर रख देगा और उसका जीना हराम कर देगा, और वो इस खतरे को अच्छी तरह से भांप चुका था। इसीलिए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने एक तरह से तीनों बच्चों को धमकी दे दी थी। अब तीनों बच्चों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को मनाए। वो भी यही सब सोच रहे थे कि इतने में रिया ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ देखकर कहा, ठीक है अंकल, हमने आपकी बात मान ली। चलिए, मगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। उसके बाद आप जैसा कहेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। रिया ने इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। अलेक्जेंडर समझ गया कि रिया अपने तरीके से सिक्योरिटी ऑफिसर को बातों में लाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो और आर्यन चुप हो गए। सिक्योरिटी ऑफिसर ने रिया की तरफ देखकर कहा, हाँ बताइए, आप क्या पूछना चाहती हैं। तभी रिया ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ देखकर कहा, हम गुलेरिया हाउस क्यों जा रहे हैं, ताकि हम उस इंसान से मिल सकें जिसने हमें वहाँ पर आने के लिए कहा था, और उसने ये साफ शब्दों में कहा था कि हम तीनों को ही वहाँ पर आना है। इसलिए तो हमने डैड को भी ये बात नहीं बताई है। और आपको क्या लगता है कि अगर हमने डैड को कहा होता तो क्या वो हमारी बात नहीं सुनते। आपको भी पता है कि जहाँ बात मम्मा की आती है, डैड सबसे पहले वो काम करते हैं। मगर हमने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि उस इंसान ने कहा था कि वो हम तीनों के अलावा किसी से नहीं मिलेगा। तो अब आप सोचिए कि अब आप हम तीनों के साथ गुलेरिया हाउस के अंदर जाएंगे, और जब उस शख्स को पता चलेगा तो फिर क्या होगा। क्या वो हमसे मिलेगा? क्या हम जिस काम के लिए वहाँ पर जा रहे हैं वो पूरा होगा? हमारी तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी, और हमारे पास जो मौका है वो भी बर्बाद हो जाएगा। रिया की बात कहीं ना कहीं सही थी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बात तो समझ रहा था, पर वो रिया की हाँ में हाँ नहीं मिला सकता था, क्योंकि उसे तीनों बच्चों की सिक्योरिटी की भी परवाह थी। इस कारण से उसने कहा, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, मगर आप मेरी परेशानी समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप तीनों को ज़रा सी भी खरोंच आई तो सर मुझे छोड़ेंगे नहीं। आप सब तो जानते हैं कि रोहित सर का गुस्सा कैसा है, और तो और आप सब ये भी जानते हैं कि रोहित सर आप तीनों को लेकर कितने ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे किसी परेशानी में नहीं डालेंगे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनने के बाद रिया ने कुछ सोचकर कहा, तो फिर ऐसा करते हैं, हम वापस होटल पैराडाइज इंटरनेशनल चलते हैं। रिया के मुंह से जैसे ही ये निकला, अलेक्जेंडर और आर्यन का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनको एक पल के लिए लगा कि आखिर रिया क्या कह रही है। कहीं अगर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सही में गाड़ी घुमाकर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की तरफ ले जाने लगा तो फिर किए किराए पर पानी फिर जाएगा। वो नहीं चाहते थे कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वापस से पैराडाइज होटल जाए। मगर रिया जिस तरह से कह रही थी, अब उन्हें डर लगने लगा था। वो कुछ कहना तो चाहते थे, मगर तभी रिया ने इशारे से उन दोनों को चुप रहने को कहा। वहीं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जब रिया की बात सुनी तो उसे भी थोड़ी हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आया कि तीनों बच्चे जो अभी इतनी मेहनत के बाद यहाँ तक आए थे, वो वापस जाने की बात कर रहे थे। सिक्योरिटी ऑफिसर इस वक्त यही सोच रहा था कि आखिर रिया के मन में चल क्या रहा है। वो अभी यही सोच रहा था। इतने में रिया ने कहा, देखिए अंकल, हमने आप पर भरोसा किया और आपको हमारे साथ चलने के लिए कहा। हम आपकी परेशानी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर हम आपकी जगह होते तो हम भी यही करते। मगर आप खुद ही सोचिए ना, हम वहाँ जाएंगे और आप कह रहे हैं कि आप हम तीनों के साथ गुलेरिया हाउस के अंदर जाएंगे, और मैं आपको ये 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि जब आप हमारे साथ जाएंगे तो वो इंसान हमें नहीं मिलेगा। वो छुप जाएगा या वो भाग जाएगा। तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने बीच में दखल देते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे भाग जाएगा? मैं हूँ ना, मैं एक ट्रेन ऑफिसर हूँ, मुझे इन सब चीज़ों का बहुत अनुभव है। वो मेरी चंगुल से बचकर नहीं भाग पाएगा, और आप लोग चिंता मत करो, मैं आप सबका काम बिगड़ने नहीं दूंगा। तभी रिया ने झल्लाते हुए कहा, अरे अंकल, पिछले बार तो आप पूरी टीम के साथ आए थे, आपने तब उस इंसान को पकड़ा नहीं, तो फिर आप कैसे इस बार उस इंसान को पकड़ लेंगे? और आपको नहीं पता कि जब हम गुलेरिया हाउस के बाहर जाएंगे ना, अंदर बैठा वो शख्स जान जाएगा कि हम वहाँ पर आ गए हैं।
जब वो देखेगा कि आप भी हमारे साथ अंदर आ रहे हैं, वो वहाँ से भाग जाएगा और फिर हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं। जैसे पिछली बार आप लोगों को क्या मिला था? कुछ नहीं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर हम लोग यहाँ तक आ गए हैं तो फिर हमें अपना काम कर लेने दीजिए, प्लीज़। और क्या आप नहीं चाहते कि मम्मा की याददाश्त वापस आ जाए? क्या आप नहीं चाहते कि मम्मा ठीक हो जाए? बताइए। और आप इस बात की बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि हमें अंदर कोई ख़तरा होने वाला है। हम अंदर बिल्कुल सेफ़ रहेंगे, इस बात की गारंटी हम तीनों आपको देते हैं। तीनों बच्चे जहां चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को मनाने में लगे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका लगातार ऑटो का इंतज़ार करते हुए जा रही थी, मगर उसे अभी तक कोई भी ऑटो या टैक्सी नहीं मिली थी। अनिका परेशान हो गई थी। उसे एक पल के लिए लगा कि वो विकी को फ़ोन कर ले, क्योंकि आसपास कहीं कोई ऑटो या टैक्सी और दिखाई नहीं दे रही थी। अनिका को अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था। उसने जब आगे देखा तो उसने पाया कि सामने सड़क के किनारे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ उगी हुई थी। अनिका ने जब सामने की तरफ देखा तो उसने ये भी गौर किया कि स्ट्रीट लाइट हल्के हल्के जले हुए थी, जिसके कारण सड़क पर उतनी रोशनी नहीं आ रही थी। अनिका ने जब सामने देखा तो उसे डर लग गया। उसे अंदर ही अंदर घबराहट होने लगी। वो सोचने लगी कि क्या उसे अकेले आगे बढ़ना चाहिए। अनिका काफ़ी देर तक सोचती रही। जब उसे समझ नहीं आया तो उसने ही फैसला किया कि वो विकी को फ़ोन करेगी। उसने ये फ़ैसला लिया और वो विकी को फ़ोन लगाने लगी, मगर तभी अनिका ने देखा कि विकी का फ़ोन लग नहीं रहा था। अनिका को पहले समझ नहीं आया कि आखिर अचानक से क्या हो गया। तभी उसने अपने फ़ोन के नेटवर्क की तरफ देखा। उसके फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। अनिका ने आसपास देखा, चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। वो एक सुनसान रास्ता था। उसे लगा था कि वो रास्ते से आगे बढ़ेगी और कुछ दूर जाने के बाद उसे कोई ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी। हालांकि अगर अनिका दिन में वो सड़क पर आगे चलती तो उसे हर 5 मिनट में कोई टैक्सी या ऑटो मिल जाता, मगर रात के इस वक्त मनाली शहर जैसे सन्नाटे की चादर ओढ़ के जो सो जाता था, और इस तरह के सुनसान रास्ते और भी सुनसान हो जाते थे। अनिका इन सबसे बेखबर थी। उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। विकी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी उसने सोचा कि वो अगर आगे बढ़ेगी तो हो सकता है कि वो कहीं रास्ता भटक न जाए। रात का वक्त था, ऊपर से काफ़ी अंधेरा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अनिका को डर था कि कहीं आगे रास्ते में कोई जंगली जानवर या फिर कोई गुंडे बदमाश उसके सामने आ गए तो वो क्या करेगी। वो तो मदद के लिए भी किसी को नहीं बुला सकती थी, क्योंकि वो जिस जगह पर थी वो पूरा सुनसान इलाका था। अनिका का मन ये सोचते हुए सिहर गया। उसने आखिर में यही फैसला किया कि वो वापस उसी रास्ते पर पीछे मुड़ जाएगी और वहाँ से उस जगह पर जाएगी जहाँ पर उसने विकी को बाय बोल कर छोड़ा था। वो जानती थी कि विकी उस जगह पर उसे नहीं मिलेगा, मगर अनिका इस उम्मीद में उस जगह पर जाना चाहती थी कि एक बार वहाँ वो जाएगी तो हो सकता था कि वहाँ से विकी को जब वो फ़ोन लगाए तो विकी का फ़ोन लग जाए या फिर कोई मदद मिल जाए। इस कारण से अनिका वापस से पीछे मुड़ गई और उसी रास्ते पर चलने लगी। करीब 10 मिनट चलने के बाद अनिका ने देखा कि थोड़ी देर पहले विकी से विदा लेकर अनिका जहाँ से चली थी उसी जगह पर वो पहुँचने वाली थी। अनिका चल रही थी, तभी अचानक से उसकी नज़र सामने की तरफ पड़ी। सामने की तरफ देखते हुए उसने देखा कि सामने विकी को वही काली गाड़ी खड़ी थी। अनिका को पहले हैरानी हुई। उसे लगा कि ये कार किसी दूसरे शख्स की है, मगर अनिका थोड़ा और पास गई तो उसने देखा कि ये गाड़ी तो विकी की ही थी। विकी की गाड़ी को अनिका अच्छी तरह से पहचान चुकी थी। अनिका के चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव खुशी के भाव में बदल गए। उसकी आंखों में चमक दिखाई देने लगी। अनिका को लगा कि जैसे ऊपर वाले ने आज उसकी बहुत बड़ी मदद कर दी थी। अनिका अभी विकी के पास जा ही रही थी। इतने में उसने देखा कि विकी कार के बोनट पर बैठा हुआ था और उसके सामने कोई शख्स खड़ा था। उस शख्स को देखने के बाद अनिका अपनी जगह पर रुक गई। वो वहीं एक खंभे के पीछे छुप गई और वहाँ से विकी और उस शख्स की तरफ देखने लगी। अंधेरे में उस शख्स की शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, मगर दोनों क्या बातें कर रहे थे अनिका सुनना चाहती थी, क्योंकि अनिका को ये भी ठीक नहीं लग रहा था कि वो इस तरह से अचानक से विकी के पास चली जाए, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि उसके सामने खड़ा शख्स कौन होगा। हो सकता है कि अनिका जब विकी के सामने जाए तो विकी उसे वहाँ अचानक देखकर ऑकवर्ड फील करे। अनिका ये सोच ही रही थी, इतने में तभी उसने देखा कि विकी कार की बोनट से उठा और उसने उस शख्स के कंधे पर हाथ रखा। तभी अनिका ने देखा कि दोनों चलते हुए उसकी तरफ ही आ रहे हैं। ये देख अनिका घबरा गई। अनिका उस खंभे के पीछे खड़ी होकर सामने की तरफ देख रही थी। तभी उसने देखा कि विकी और उसके साथ खड़ा शख्स उसकी ओर ही आ रहे हैं। ये देख अनिका खंभे के पीछे खड़ी छुपने की कोशिश करने लगी।
वो नहीं चाहती थी कि विकी उसे इस तरह से देखे। अनिका घबरा गई थी। इतने में उसने देखा कि वो दोनों बात करते करते दूसरी ओर जाने लगे, जिस तरफ खंबे में लाइट लगी हुई थी। दोनों यहाँ वहाँ टहल रहे थे। तभी अचानक उस खंबे की लाइट की रोशनी में अनिका ने उस शख्स का चेहरा देखा जो विकी के साथ था और जिसके कंधे पर विकी ने हाथ रखा था। उस शख्स का चेहरा देखते ही अनिका का दिलो दिमाग घूम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी आंखें जो देख रही थी वो सच था या कोई भ्रम। अनिका ने पहले तो अपनी आंखें 2-3 बार मस ली, क्योंकि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें जो सामने देख रही थी वो सच था या नहीं। सामने जो शख्स विकी के साथ खड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि सागर सान्याल था। वहीं सागर सान्याल जो कहीं ना कहीं रोहित को बर्बाद करना चाहता था और आए दिन अनिका से जब भी मिलता अनिका के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता था। साथ ही ये वही सागर सान्याल था जिसने कुसुम की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और उसके कारण कुसुम और उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहे थे। अनिका ने जब अपनी आंखों के सामने विकी के साथ सागर सान्याल को देखा तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया हो। उसका दिमाग सोचने समझने की शक्ति खो बैठा हो। अनिका को कहा गया था कि वो ज़्यादा प्रेशर अपने दिमाग पर ना डाले और ना ही ज़्यादा टेंशन ले, मगर उसके साथ नियति कुछ ऐसा खेल खेल रही थी कि ना चाहते हुए भी अनिका को टेंशन लेना पड़ता था। अब तक अनिका तो यही सोचती आ रही थी कि विकी उसके साथ है और विकी सागर सान्याल को जानता तो है, मगर उसे कभी मिला नहीं, क्योंकि आज कैफ़े में भी विकी सागर सान्याल के बारे में अनिका को यही कह रहा था। मगर इस वक्त विकी सागर सान्याल के कंधे पर हाथ रखकर जिस तरीके से बात कर रहा था, दोनों को देखकर ऐसा लगता था जैसे दोनों पुराने यार हों। तभी अनिका के मन में ये ख्याल आया कि हो सकता है कि वो जैसा देख रही हो वैसा हो ही ना। अनिका एक पल के लिए इस बात पर सोचने लगी। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि विकी उसे धोखा नहीं देगा, क्योंकि विकी वो आदमी था जिसे करण गुलेरिया यानी कि अनिका के पापा ने उसके पास भेजा था मदद के लिए। तो फिर विकी अनिका को कैसे धोखा दे सकता है। मगर जहाँ एक तरफ अनिका का दिल दिमाग ये कह रहा था, वहीं वो अपनी आंखों के सामने जो देख रही थी वो कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। अब अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी आंखों के सामने जो देख रही थी उस पर विश्वास करे या फिर उसका जो दिल और दिमाग कह रहा था उस पर। अनिका मन ही मन यही सोच रही थी कि वो कुसुम को न्याय दिलाने के लिए रोहित से झूठ बोलने को तैयार हो गई थी। यहाँ तक कि उसने रोहित से झूठ कह भी दिया था और विकी पर भरोसा किया था। विकी के साथ मिलकर वो कुसुम के केस को कोर्ट में रीओपन करना चाहती थी, मगर इस वक्त उसकी आंखें जो देख रही थी उस पर अनिका को विश्वास नहीं हो रहा था। उसे यही लग रहा था कि कहीं विकी भी उसके साथ धोखा तो नहीं कर रहा है और कहीं विकी सागर सान्याल से मिला तो नहीं। मगर अनिका इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। अनिका ने फिर अपने मन से ही ये सवाल किया कि अगर विकी सागर सान्याल से मिला हुआ है तो फिर वो अनिका की मदद क्यों कर रहा था। और तो और अनिका को उसने उस एटीएम के सीसीटीवी कैमरे का एक्सेस हैक करने के लिए क्यों कहा था। क्या ये उसकी कोई चाल थी। अनिका विकी और सागर सान्याल को साथ देखकर हैरान थी और वो ये सोच रही थी कि आखिर दोनों इस वक्त साथ में कर क्या रहे थे। तभी उसने देखा कि सागर सान्याल और विकी हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उन दोनों को देखकर यही लग रहा था कि दोनों काफ़ी पुराने दोस्त थे और दोनों इस वक्त ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे हों। अनिका ने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विकी का कोई ऐसा भी चेहरा होगा जो उसके सामने इस तरह से आएगा। अनिका इस वक्त ना तो विकी पर पूरी तरह से शक कर पा रही थी और ना ही विकी पर पूरी तरह से भरोसा कर पा रही थी, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि विकी कैसा आदमी था। अभी कुछ दिन पहले जहां वो रोहित पर शक कर रही थी, अब अचानक से उसके सामने कुछ ऐसे सबूत आ गए थे कि उसे पता चला था कि उसने रोहित पर शक करके बहुत बड़ी भूल की थी। उसे रोहित पर शक नहीं करना चाहिए था, मगर अब वो विकी को इस तरह से सागर सान्याल के साथ देखकर सोच में पड़ गई कि उसे विकी पर शक करना चाहिए या नहीं। अनिका यही सोच रही थी कि अगर विकी सागर सान्याल का दोस्त है या फिर सागर सान्याल विकी का दोस्त है तो विकी ने यह सब अनिका को पहले क्यों नहीं बताया। वो यही सोच रही थी कि आखिर विकी ने उसे इतना बड़ा सच छुपाया तो छुपाया क्यों, आखिर उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। ये बात अनिका के दिलो दिमाग में घूमने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो अभी आगे कुछ कहती, कुछ सोच पाती। इतने में उसने महसूस किया कि उसे अंदर से एक बेचैनी सी महसूस हो रही है। अनिका को अंदर ही अंदर कुछ खाए जा रहा था। उसके माथे से ठंडा पसीना बाहर आ रहा था।
साथ ही साथ अनिका पूरी तरह से पसीने से नहा चुकी थी। उसे अंदर ही अंदर अजीब लग रहा था। अनिका कुछ समझ पाती इतने में उसने महसूस किया कि उसका गला सूखने लगा था। उसे पानी की ज़रूरत महसूस हो रही थी। अनिका को कैसे भी पानी चाहिए था। तब उसने फैसला किया कि वो विकी के पास जाएगी और पानी मांगेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे विकी या सागर सान्याल दोनों ही उसे देख क्यों ना लें। अनिका बिना किसी की परवाह किए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। इतने में उसने देखा कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे आगे अपनी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। उसे कुछ भी साफ साफ नजर ही नहीं आ रहा था। तभी अचानक से अनिका ने महसूस किया कि उसका सर घूमने लगा है। अनिका को इस तरह से पहले कभी महसूस ही नहीं हुआ था। उसको समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक से उसकी आंखों के सामने रोहित का चेहरा दिखाई देने लगा। रोहित का वो चेहरा अनिका की आंखों के सामने घूमने लगा था। वो रोहित रोहित चिल्लाना चाहती थी, मगर उसके कंठ से आवाज़ नहीं निकल रहा था। इसी के साथ अनिका को तीनों बच्चों का चेहरा याद आने लगा। अनिका को एक पल के लिए ऐसा लगने लगा जैसे अनिका अब दोबारा ना तो अपने बच्चों से मिल पाएगी और ना ही रोहित से। इस सोच ने ही अनिका को अंदर ही अंदर तोड़ डाला। वो खुद को संभाल नहीं पाई और धड़ाम से वो उसी जगह पर गिर गई। अनिका जिस जगह पर गिरी थी वहाँ से विकी और सागर सान्याल थोड़ी दूरी पर थे। इसी कारण से दोनों के बीच काफ़ी डिस्टेंस था। जब अनिका गिरी तो उन दोनों को एहसास नहीं हुआ। दोनों अपनी ही बातों में लगे हुए थे। उनको ये भी नहीं पता था कि खंबे के पीछे अनिका बेहोश पड़ी है। इधर विकी ने सागर सान्याल से हाथ मिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम मेरी बात समझ गए होगे। अब मैं चलता हूँ, बाद में तुमसे मिलूँगा। इतना कहने के बाद विकी कार में बैठा और वहाँ से निकल गया। उसके जाते ही सागर सान्याल भी सामने वाले रास्ते पर आगे की तरफ गया। वहाँ पर उसकी गाड़ी खड़ी थी। वो अपनी गाड़ी में बैठा और वहाँ से वो भी चला गया। अब वो जगह खाली थी। उस जगह पर सिर्फ अनिका बेहोश पड़ी हुई थी। एक तरफ जहाँ अनिका उस सुनसान इलाके में बेहोश पड़ी हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ इधर कार में बैठे तीनों बच्चों की बातों को सुनने के बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मजबूर हो गया था। उसे ना चाहते हुए भी बच्चों की बात माननी पड़ी। आखिर में उसने तीनों बच्चों से कहा, ठीक है, अगर आप लोग यहीं चाहते हैं तो यहीं सही। मैं आपकी बात नहीं टाल सकता, क्योंकि हम लोग आधे रास्ते तक आ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ से वापस होटल पैराडाइज इंटरनेशनल लौट कर जाएं। इस कारण से मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मगर हाँ, आप सबको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि अगर आपको वहाँ किसी भी तरह का खतरा महसूस हो तो आप तुरंत मुझे फ़ोन करेंगे। आप तीनों का फ़ोन आपके पास होगा। बोलिए, मंजूर है? तभी तीनों ने हामी भरते हुए कहा, हमें मंजूर है अंकल। और तो और आप इस बात से बेफिक्र रहिए कि हमें वहाँ पर कुछ होगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि वहाँ हमें कुछ नहीं होगा, और हम तो आपको ये भी कह रहे हैं कि हमें वहाँ ज़्यादा वक्त लगेगा भी नहीं। बस हमें उस इंसान से एक बार मिलना है। उसके बाद फिर 10 मिनट के अंदर हम आपके पास वापस आ जाएंगे और फिर वहाँ से हम लौट कर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल चले जाएंगे, क्योंकि हमें फिर जल्दी घर भी तो जाना है ना। इसलिए डोंट वरी अंकल। तीनों बच्चों की बातों को सुनने के बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने मन ही मन यही कहा कि बस कोई परेशानी खड़ी ना हो, नहीं तो उसे रोहित नहीं छोड़ने वाला। इतना सोचने के बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने गाड़ी को स्टार्ट किया और फिर गुलेरिया हाउस की तरफ बढ़ने लगा। हाईवे पर इस वक्त गाड़ी तेज़ रफ्तार से भाग रही थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी गुलेरिया हाउस के सामने थी। इस वक्त चारों तरफ सन्नाटा था। रात के 8 बज रहे थे। जंगल में कई सारे जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तीनों बच्चों को इस वक्त डर नहीं लग रहा था। तभी सिक्योरिटी ऑफिसर ने तीनों बच्चों की तरफ देखकर पूछा, आप सबको डर तो नहीं लग रहा है ना? तभी रिया ने सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ देखकर कहा, अंकल आप भूल रहे हैं कि हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं और इस वक्त तो आप हमारे साथ हैं, तो फिर हमें डरने की क्या ज़रूरत है? और पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो हम अकेले आए थे। हमें उस वक्त जब डर नहीं लगा तो इस वक्त डर कैसे लगेगा? सिक्योरिटी ऑफिसर ने जब रिया की ये बात सुनी तो उसने फिर कुछ आगे कहा ही नहीं। सिक्योरिटी ऑफिसर ने बात बदलते हुए तीनों बच्चों से कहा, ठीक है, तो मैं यहीं गेट के पास रहता हूँ, आप सब अंदर जाइए। और मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, अगर आपको किसी भी तरह का खतरा या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ अजीब लगे, आप मुझे तुरंत फ़ोन करेंगे, या आप में से कोई बस चिल्ला भी देगा तो मैं ये इशारा समझ जाऊँगा और मैं आपके पास आ जाऊँगा। आई बात समझ में? एम आई क्लियर? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनकर तीनों बच्चों ने हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद फिर सिक्योरिटी ऑफिसर ने तीनों बच्चों की तरफ देखकर
थम्स अप किया और फिर कहा, तो ठीक है, आप लोग जल्दी जाइए और जल्दी से आइए, मैं यहीं पर खड़ा आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद तीनों बच्चे गुलेरिया हाउस के अंदर जाने लगे। उन्हें अपनी आंखों के सामने पुराना गुलेरिया हाउस, जो कि खंडहर बन चुका था, वो दिखाई दे रहा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो दोबारा इस वक्त रात के अंधेरे में गुलेरिया हाउस आ गए थे। उन्हें ये सब किसी सपने के जैसा लग रहा था। तीनों बच्चे अंदर ही अंदर बेहद खुश थे। उनका मन नाचने गाने को हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब रिया की परेशानी खत्म होने जाने वाली थी। बूढ़े बाबा उनको मिल जाने वाले थे और फिर वो रिया की परेशानी का हल बता देने वाले थे। इस कारण तीनों बच्चे खुशी से गुलेरिया हाउस के अंदर जाने लगे। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था, मगर तीनों बच्चों के हाथ में टॉर्च थी। साथ ही उन्होंने अपने साथ साथ अपना फ़ोन रख लिया था। तीनों बच्चे जानते थे कि कभी भी फ़ोन की ज़रूरत पड़ सकती थी, मगर तीनों बच्चे रिलैक्स थे। उन्हें पता था कि अंदर जो इंसान है वो एक बूढ़ा आदमी है, जिनसे उनको कोई खतरा नहीं है। तीनों बच्चे अंदर जैसे ही उस कमरे के पास पहुँचे जहाँ बूढ़े बाबा रहते थे, उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो देखा, उसे देख उनको हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तीनों बच्चे गुलेरिया हाउस के अंदर पहुंच चुके थे। उन्होंने जब उस कमरे की तरफ देखा तो वो पूरी तरह से हैरान हो गए। कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर कमरे का सारा सामान बिखेर दिया हो। अलेक्जेंडर ने तभी कमरे के अंदर घुसते हुए कहा, बूढ़े बाबा आप कहाँ हैं? देखिए, हम आपसे मिलने आए हैं। अलेक्जेंडर के पीछे रिया और आर्यन भी कमरे के अंदर आए, मगर उन्हें बूढ़े बाबा कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। कमरे की हालत बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। यह देखकर रिया बुरी तरह से डर गई। उसने घबराते हुए कहा, बूढ़े बाबा यहाँ नहीं है, अब मेरा क्या होगा? मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास था। कहते हुए रिया जोर जोर से रोने लगी। रिया को इस तरह से पैनिक करता देख आर्यन और अलेक्जेंडर घबरा गए और वो रिया को समझाने लगे। तभी अचानक से रिया के सामने एक खंडर बन चुके कमरे में साया दिखाई पड़ा। उस साये को देखते ही रिया चिल्ला पड़ी, बूढ़े बाबा ये आप है क्या? रिया की आवाज़ सुनते ही अलेक्जेंडर और आर्यन भी हैरान होकर उस तरफ देखने लगे। उन्हें भी वहाँ एक साया दिखाई पड़ा। दोनों अभी कुछ सोच विचार करते इससे पहले ही रिया उस साये की तरफ जाने लगी। रिया ने उस कमरे से अपने कदम बाहर निकाले ही थे कि उसने देखा कि वो साया वहां से जा रहा है। सामने की तरफ का दीवार टूटा हुआ था, वो साया उसी तरफ बढ़ रहा था। रिया ने जब ये देखा तो वो चिल्ला पड़ी, बूढ़े बाबा रुक जाइए, हम आपसे मिलने आए हैं, प्लीज़ हमारी बात सुनिए। कहते हुए रिया भी उसी ओर जाने लगी। वहीं आर्यन और अलेक्जेंडर रिया का पीछे से रोकने की कोशिश कर रहे थे। 1 मिनट रिया, रुक जाओ। मगर रिया तो जैसे ही अलेक्जेंडर और आर्यन की बात सुन ही नहीं रही थी। इसी बीच वो साया दौड़ने लगा। उसे इस तरह से भागता हुआ देख रिया भी चिल्लाती हुई उसके पीछे भागने लगी। अलेक्जेंडर और आर्यन ने जब रिया को इस तरह दौड़ते हुए देखा तो वो भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगे। इधर दूसरी तरफ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जब बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो घबरा गया। उसे लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। जैसे ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के मन में ये ख्याल आया, वो दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ जाने लगा जहाँ पर बच्चे थे। एक तरफ जहाँ ये सब चल रहा था तो वहीं बेहोश अनिका अभी भी उसी जगह पर पड़ी हुई थी। धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी और तो और अनिका के आसपास कोई नहीं था। वो पूरा इलाका सुनसान था, मगर अचानक से आसमान में पक्षियों का झुंड दिखाई देने लगा था। रात के इस वक्त उस जगह पर सारे पक्षी एक के बाद एक आवाज़ें निकाल रहे थे। तभी अचानक से वहाँ आसपास की झाड़ियाँ हिलने लगी और अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई था जो अनिका के आसपास था। इसी बीच एक बेहद ही खतरनाक और जहरीला किंग कोबरा सामने सड़क की तरफ से अनिका की तरफ आने लगा। उसकी आंखों में अनिका की छवि साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो किंग कोबरा अनिका को ही देखते हुए रेंग कर अनिका के पास आ गया और उसके सिर के पास बैठ गया। इन सब के अलावा अब भी आसपास की झाड़ियों में हलचल पैदा हो रही थी और तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी। अनिका इन सब से अनजान बेहोश पड़ी हुई थी। वक्त के साथ झाड़ियों में हलचल बढ़ती जा रही थी। थोड़ी ही देर में अनिका के पास बैठा वो किंग कोबरा रेंगते हुए सामने घनी झाड़ियों की तरफ जाने लगा। उसे आने वाले खतरे का अनुमान हो चला था। अब पक्षियों का शोर और झाड़ियों में हलचल और भी ज़्यादा बढ़ गई थी।
इसी बीच आसमान में मौजूद वो सारे पक्षी अचानक से वहां से जाने लगे, मानो उन्हें भी कुछ आभास हो गया हो। वहीं इधर दूसरी तरफ इंस्पेक्टर गेरीवाल इस वक्त अपनी जीप पूरी रफ्तार से सुनसान रास्ते पर भगा रहा था। रोहित चुपचाप जीप के अंदर बैठा हुआ था। उसे इस तरह से चुपचाप बैठा हुआ देखकर इंस्पेक्टर गेरीवाल ने पूछा, साहब वैसे जो भी कहिए, बहुत अजीब हो गया है सब कुछ। कब क्या घटना घट जाती है पता ही नहीं चलता। तभी रोहित ने इंस्पेक्टर की तरफ देखकर कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो इंस्पेक्टर, तुम्हारे साथ ऐसी क्या घटना घटी। तभी इंस्पेक्टर गेरीवाल ने फ्लो में कह दिया, अरे साहब आपको क्या पता, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे साथ क्या हुआ। ऐसी मुसीबत मुझ पर आई थी कि मैं क्या ही बताऊं। इसी बीच अचानक से इंस्पेक्टर गेरीवाल को ये ख्याल आया कि उसने जल्दबाजी में वो बात कह दी थी जो वो रोहित को नहीं बताना चाहता था। मगर तभी इंस्पेक्टर को लगा कि अगर उसने अब झूठ कहा तो फिर हो सकता है कि रोहित उनका झूठ पकड़ ले। इसीलिए इंस्पेक्टर रोहित को सब कुछ बताने लगा। जब वो शर्मिला के घर के सामने दिखने वाले पहाड़ी पर बने घर के अंदर गया था और उसके साथ वहां पर क्या क्या हुआ था, रोहित जो अब तक इंस्पेक्टर की बातें शांति से सुन रहा था, अचानक से उसे अंदर ही अंदर बेचैनी सताने लगी। उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। रोहित ने तभी अचानक से कहा, इंस्पेक्टर गाड़ी रोको। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जब ये सुना उसको झटका लगा। वो अभी रोहित से कोई सवाल पूछता इससे पहले ही रोहित ने चिल्लाकर कहा, इंस्पेक्टर मैंने कहा ना, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। इसी वक्त इंस्पेक्टर ने डर से अपनी जीप रोक दी। जीप के रुकते ही रोहित उतरा और बाहर ताजी हवा लेने की कोशिश करने लगा, मगर उसका मन अभी भी बेचैन लग रहा था और उसे बार बार अनिका का ख्याल आ रहा था। रोहित को कहीं ना कहीं ऐसा आभास हो रहा था मानो अनिका जहाँ भी थी उस पर कोई खतरा आने वाला था। रोहित अपनी बेचैनी का कारण समझने की कोशिश करने लगा। वहीं इधर इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जब रोहित को इस तरह से बेचैन देखा तो उसने पूछा, साहब क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। रोहित ने तभी खुद पर काबू करते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी अनिका किसी खतरे में है, मुझे उसके पास जाना होगा। तुम जाओ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनते ही इंस्पेक्टर गेरीवाल हैरान हो गया। उसने हैरान होकर कहा, साहब ये क्या कह रहे हैं आप, मैं आपको इस सुनसान जगह पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। रोहित को कहीं ना कहीं इस वक्त शांति की जरूरत थी। उसने इंस्पेक्टर की बात सुनी तो वो भड़क गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मैं अपने गार्ड्स को बुला लूंगा, मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो, मुझे मेरी अनिका के पास जाना है, वो जरूर किसी खतरे में है। कहते हुए रोहित सामने एक कच्ची सड़क की तरफ आगे बढ़ने लगा। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जब ये देखा तो वो चिल्लाते हुए बोला, सर आप इस तरफ कहाँ जा रहे हैं, मेरी बात मानिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। मगर एक रोहित था जो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। इंस्पेक्टर गेरीवाल तभी दौड़कर रोहित के पास गया। वो अभी रोहित को रोकता, इतने में रोहित इंस्पेक्टर गेरीवाल को घूरने लगा। रोहित की आंखें देख इंस्पेक्टर गेरीवाल समझ गया कि उसका यहाँ से जाना ही सही है। इंस्पेक्टर गेरीवाल जानते थे कि उसके सामने जो शख्स खड़ा है वो शहर का बहुत बड़ा और रईस आदमी है, रोहित मारवा है, जिसके सामने हर खतरा छोटा है। उसने रोहित को अब कुछ नहीं कहा और जीप को स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। इंस्पेक्टर रोहित के जाने के बाद अब रोहित उसी सड़क पर आगे बढ़ने लगा और सोचने लगा कि उसे एक बार अनिका से बात करके कंफर्म करना चाहिए कि वो सही सलामत है या नहीं। रोहित अनिका को फ़ोन लगाने लगा, मगर अनिका फ़ोन नहीं उठा रही थी। ये देख रोहित को अनिका की फिक्र सताने लगी। वो कुछ ज़्यादा ही परेशान नजर आने लगा। वो कुछ सोचता हुआ उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। साथ ही साथ रोहित अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का भी फ़ोन ट्राई कर रहा था, मगर वो भी फ़ोन नहीं उठा रहा था। एक तरफ रोहित अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को फ़ोन लगा रहा था, वहीं दूसरी तरफ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जब भागकर उस कमरे में आया तो उसने वहां पर बच्चों को नहीं पाया। वो कमरे में बच्चों को न देखकर बुरी तरह से परेशान हो गया। वो यही सोचने लगा कि आखिर बच्चे गए तो गए कहाँ। इसी बीच अचानक से अलेक्जेंडर की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी, जो रिया को भागने से रोक रहा था। अलेक्जेंडर की आवाज़ सुनकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भागकर खिड़की के पास गया और उसने वहां से देखा कि सामने से रिया भागती हुई नजर आ रही थी, जो जंगल के अंदर जा रही थी और उसके पीछे उसके दोनों भाई भाग रहे थे। चांद की हल्की हल्की रोशनी में तीनों चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को नजर आ रहे थे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जब तीनों बच्चों को इस तरह जंगल के अंदर जाते हुए देखा तब उसका दिल तो बैठ ही गया। तभी अचानक से वो भी कमरे से निकल गया और सीढ़ियां उतरने के बाद बच्चों के पीछे जाने लगा। वहीं इधर रिया जो सबसे आगे भाग रही थी,
उसे अपनी आंखों के सामने वो साया भागता हुआ नजर आ रहा था। वो लगातार चिल्लाए जा रहा था, रिया मेरे पीछे आओ, अगर तुम अपनी परेशानी का समाधान चाहती हो तो मेरे पीछे भागती रहो। रिया ने जब ये सुना उसने सोचने समझने की कोशिश तक नहीं की और अपनी रफ्तार बढ़ाकर दौड़ने लगी। वहीं उसके पीछे दौड़ रहे अलेक्जेंडर और आर्यन लगातार चिल्लाए जा रहे थे, रिया रुक जाओ, रिया ये जंगल बहुत खतरनाक है, हम मुसीबत में फंस जाएंगे, स्टॉप रिया प्लीज स्टॉप। मगर एक रिया थी जो लगातार उस साए का पीछा कर रही थी। रिया इस वक्त जिस रास्ते पर भाग रही थी, आगे चलकर उसी रास्ते पर एक बहुत बड़ी खाई थी, जिसके बारे में अक्सर लोग कहते थे कि उस खाई में गिरने के बाद कोई भी इंसान बच नहीं पाता है। मगर रिया इस चीज से अनजान थी और उस साए को पकड़ने के लिए भागे जा रही थी। धीरे धीरे अब रास्ते में ढलान होने लगा था, जिस कारण से उन सबकी रफ्तार ऑटोमेटिक बढ़ गई थी। मगर अलेक्जेंडर और आर्यन अब संभल कर भाग रहे थे। वहीं वो साया चलते चलते अचानक से एक पेड़ पर जाकर अटक गया, क्योंकि सामने जमीन खत्म हो रही थी और उसके बाद गहरी खाई शुरू हो रही थी। रिया अपने सामने खाई देखकर खुद को रोकने की कोशिश करने लगी। रिया खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। रिया को इस वक्त अपने सामने बड़ी सी खाई मुंह खोले नजर आ रही थी। तभी अचानक से खुद को रोकने की कोशिश में रिया का पैर लड़खड़ा गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। रिया जमीन पर गिर पड़ी और ढलान होने के कारण खाई की तरफ जाने लगी। अलेक्जेंडर, आर्यन, प्लीज हेल्प मी, बचाओ, रिया चिल्लाई जा रही थी। मगर अलेक्जेंडर और आर्यन उससे काफी दूरी पर थे। वो दोनों भागते हुए चिल्लाए जा रहे थे, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। इधर रिया लुढ़कते हुए खाई के आखिरी छोर में आ गई। वो अभी खाई में गिरती इससे पहले ही उसने जमीन में उगी हुई झाड़ियों को पकड़ लिया। हालांकि वो झाड़ियां भी रिया के भार से जमीन से अलग होने लगी थी। रिया को जब यह एहसास हुआ तो उसने मजबूती से उन झाड़ियों को पकड़ लिया और चीख कर कहा, अलेक्जेंडर, आर्यन, प्लीज मुझे बचा लो, मैं खाई में गिरने वाली हूँ। रिया की आवाज़ सुनते ही अलेक्जेंडर और आर्यन बुरी तरह से घबरा गए। उन्होंने रिया को भरोसा दिलाते हुए कहा, रिया हम आ गए हैं, तुम घबराओ मत। वहीं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जो काफ़ी पीछे था, उसने भी रिया को चिल्लाते हुए सुन लिया था और वो समझ गया था कि रिया मुसीबत में फंस गई थी। वो अपनी रफ्तार बढ़ाकर रिया के पास जाना तो चाहता था, मगर वो जानता था कि ढलान में अगर उसने ऐसा किया तो फिर वो भी अपना बैलेंस खो देगा और खाई में सीधा जा गिरेगा। उसने मगर चिल्लाते हुए कहा, अलेक्जेंडर और आर्यन, प्लीज आप दोनों रुक जाइए, मैं नहीं चाहता कि आपका भी बैलेंस इस ढलान में बिगड़ जाए और आप भी फिसलकर खाई में गिर जाएं। प्लीज आप दोनों रुक जाइए। मगर इस वक्त अलेक्जेंडर और आर्यन को चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो बस रिया की आवाज़ सुन रहे थे और उसे कैसे भी करके बचाना चाह रहे थे। अलेक्जेंडर और आर्यन जो संभल कर भाग रहे थे, उन्होंने जब सामने देखा कि जमीन खत्म हो रही है तो वो संभलते हुए रुक गए और भागकर उस खाई के पास गए जहाँ से खाई शुरू हो रही थी। वो अभी संभलते हुए आगे ही आ रहे थे। वहीं इधर रिया ने जिन झाड़ियों को पकड़ रखा था वो जमीन से उखड़ गई और रिया सीधा खाई में जा गिरी। अलेक्जेंडर, आर्यन, रिया भी चीख रही थी। अलेक्जेंडर और आर्यन ने जब रिया की चीख सुनी तो उनके गले से भी आवाज निकली, नहीं रिया। रिया अलेक्जेंडर और आर्यन के सामने ही खाई में गिर गई थी और दोनों भाई कुछ नहीं कर पाए थे। दोनों ने जब अपनी प्यारी सी बहन को खाई में गिरते हुए देखा और उसकी आखिरी चीख सुनी तो दोनों की रूह कांप उठी। रिया, जिससे वो दोनों इतना प्यार करते थे कि जिस पर वो दोनों कभी कोई खतरा आने तक नहीं देते थे, वो अब गहरी खाई में गिर गई थी। अलेक्जेंडर कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। वहीं आर्यन भी शोक में चला गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो भी खाई की तरफ देखते हुए चिल्लाया, रिया, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है रिया? कहते हुए आर्यन रोने लगा। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर अलेक्जेंडर की भी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वहां पर संभलते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर आया। उसने जब दोनों भाइयों को रोते हुए देखा और जब उसे आसपास रिया कहीं नजर नहीं आई तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर समझ गया और उसने अपना सर पकड़ लिया। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? अब रोहित सर को मैं क्या जवाब दूंगा? उनकी प्यारी और लाडली बेटी खाई में गिर गई। नहीं नहीं, ये कैसे हो गया? ये सुनते ही अलेक्जेंडर ने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, कुछ नहीं होगा रिया को, मैं उसे बचाने जाऊंगा, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, ये मेरा फर्ज बनता है। अलेक्जेंडर के मुंह से ऐसी बातें सुन आर्यन ने भी कहा, तुम अकेले नहीं जाओगे अलेक्जेंडर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, रिया मेरी भी बहन है। आप दोनों पागल हो गए हो?
आपको लगता है कि इस खाई से गिरने के बाद रिया बेबी बच गई होगी? कहते कहते चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रुक गया। ये सुनते ही अलेक्जेंडर ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। हम नीचे जाएंगे और रिया को ढूंढेंगे। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। और आप दोनों पीछे आइए, नहीं तो गिर जाएंगे, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने समझाते हुए कहा और अलेक्जेंडर और आर्यन को कसकर पकड़ लिया। ये सुन अलेक्जेंडर और आर्यन ने झल्लाकर कहा, हमारी चिंता छोड़िए, रिया खाई में गिर गई है, हमें उसे बचाना होगा, आप हमें छोड़िए। और हम ये मान ही नहीं सकते कि रिया जिंदा नहीं बची होगी। हम नीचे जाएंगे और उसे लेकर वापस आएंगे। तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की आंखों में नमी दिखाई देने लगी। उसने दोनों बच्चों की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज यहाँ से चलिए, मेरी परेशानी मत बढ़ाइए। ना जाने अब रोहित सर क्या करेंगे मेरे साथ। मैं ही आप तीनों को यहाँ लेकर आया था और 3 में से अब 2 बचे हैं और मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप दोनों मेरे साथ वापस चलिए, हमें जल्दी से वापस जाना चाहिए और रोहित सर को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अलेक्जेंडर और आर्यन ने जब ये सुना तो दोनों के होश उड़ गए। दोनों ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हम अपनी बहन को यहाँ से लिए बिना नहीं जा सकते, छोड़िए हमें। देखिए, आप दोनों मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? और ये मत भूलिए कि गुलेरिया हाउस आने से पहले मैंने आपके सामने क्या शर्त रखी थी, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कड़क होते हुए कहा। वहीं दोनों भाई चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की पकड़ से खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे थे, मगर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर दोनों को छोड़ नहीं रहा था। वो नहीं चाहता था कि रिया को बचाने के दोनों लड़के भी अपनी जान गंवा बैठे और फिर रोहित उसकी ज़िंदगी तबाह कर दे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर दोनों को वहां से जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगा, मगर अलेक्जेंडर और आर्यन बिना रिया को लिए वहां से नहीं जाना चाहते थे। मगर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की ताकत के सामने वो कुछ नहीं कर पा रहे थे और दोनों चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहे थे। तभी अलेक्जेंडर और आर्यन ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और इसके तुरंत बाद दोनों चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को दांत से काटने लगे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर दर्द के मारे करहा उठा और उसने दोनों भाइयों को छोड़ दिया। जैसे ही दोनों भाई आज़ाद हुए, दोनों ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की तरफ देखकर कहा, सॉरी अंकल, मगर हम रिया के बिना वापस नहीं जा सकते। कहते हुए वो दोनों भाई खाई की तरफ बढ़ने लगे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अभी दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा ही था, इतने में दोनों भाइयों ने बिना सोचे समझे खाई में छलांग लगा दी। अपनी आंखों के सामने रोहित मारवा के दोनों बेटों को इस तरह खाई में छलांग लगाता देख चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अंदर से पूरी तरह से हिल गया और उसने अपने सामने रोहित को गुस्सेल चेहरा दिखाई देने लगा। इधर दूसरी तरफ रोहित लगातार सुनसान सड़क पर आगे बढ़ता जा रहा था। ये इत्तेफाक था या फिर रोहित के प्यार की ताकत कि जिस रास्ते पर रोहित आगे बढ़ रहा था उसी रास्ते पर कुछ दूरी पर अनिका बेहोश पड़ी हुई थी। अनिका जिस जगह पर बेहोश थी उसके आसपास की झाड़ियों में जो हलचल हो रही थी, अब उन झाड़ियों में ढेर सारी चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी। उन झाड़ियों से तभी ढेर सारे जंगली और खतरनाक भेड़िए बाहर आए। उन भेड़ियों ने जब सामने बेहोश अनिका की तरफ देखा तो उनके मुंह से लार टपकने लगी। उन्हें लगने लगा कि कहीं ना कहीं उनको आज का शिकार मिल गया। इस वक्त उस जगह पर करीब 10 से 12 भेड़िए होंगे जो अनिका की ओर ललचाई हुई नजरों से देख रहे थे। तभी वो सारे भेड़िए गुर्राते हुए बेहोश अनिका की तरफ बढ़ने लगे। इधर दूसरी तरफ रोहित, जो लगातार अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को फोन लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था, उसने जब भेड़ियों की गुर्राहट की आवाज़ सुनी तो उसे कुछ ठीक नहीं लगा। रोहित ने पहले तो सोचा कि वो अपने रास्ते आगे बढ़े, मगर ना जाने क्यों रोहित को मन हुआ कि वो उस तरफ जाकर देखे जिस तरफ से भेड़ियों के गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। रोहित ने आखिर में अपने दिल की सुनी और वो उसी ओर जाने लगा। जैसे ही वो झाड़ी हटाकर उस पार गया, उसने देखा कि सामने कोई इंसान बेहोश पड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ भेड़िए मौजूद हैं। रोहित ने जैसे ही इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा, उसने आसपास पड़े हुए पत्थर उठा लिए और उन भेड़ियों पर पत्थर चलाने लगा ताकि वो भेड़िए भाग जाएं। मगर जैसे ही 2-3 पत्थर रोहित ने उन भेड़ियों पर मारा, वो रोहित की तरफ बढ़ने लगे। इसी बीच रोहित की नज़र अनिका पर पड़ी। अनिका यहाँ इस हालत में, कहते हुए रोहित दौड़कर अनिका के पास गया और उसे हिला डुलाकर देखने की कोशिश करने लगा। इतने में उन भेड़ियों ने रोहित पर हमला बोल दिया। एक तरफ रोहित पर भेड़ियों ने हमला बोल दिया था तो वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर गेरीवाल ने अचानक से अपनी जीप रोक दी। उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने जीप से उतरते हुए कहा, चाहे वो शख्स रोहित मारवा ही क्यों ना हो, मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ये इलाका सही नहीं है, मुझे रोहित साहब के पास जाना ही होगा।
कहते हुए इंस्पेक्टर गेरीवाल पैदल ही उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। मगर तभी कुछ दूर चलने के बाद उसे सामने 3 रास्ते दिखाई दिए। अब इंस्पेक्टर गेरीवाल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाए तो जाए कहाँ। काफी देर तक सोचने के बाद इंस्पेक्टर गेरीवाल ने आवाज देते हुए कहा, रोहित साहब, कहाँ हैं आप? देखिए, ये इलाका ठीक नहीं है। दिन में इधर कोई अकेला नहीं आता, फिर तो अभी रात का वक्त है। इधर जंगली भेड़ियों का अड्डा है। साहब, आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? मगर इंस्पेक्टर गेरीवाल पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। उसे जब कुछ समझ नहीं आया तो वो वापस जीप के पास आया और फिर उसने फैसला किया कि वो जीप से ही आगे जाएगा और रोहित की तलाश करेगा। उसे आसपास चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित की किस तरफ गया था। इधर दूसरी तरफ खाई के पास चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अपना सिर पकड़े हुए बैठा हुआ था। अपने फ़ोन की तरफ देख रहा था। उसे रोहित के कई सारे मिस कॉल दिखाई दे रहे थे, मगर वो चाहकर भी रोहित का कॉल बैक नहीं कर पा रहा था। उसकी तो रोहित के सामने जाने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर खुद से बोला, काश मैंने बच्चों की बात नहीं मानी होती और फिर यहाँ ना आया होता तो आज ये सब होता ही नहीं। कहते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बार बार खाई की तरफ देख रहा था। वो यही सोच रहा था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो तीनों बच्चे जिंदा नहीं बचे होंगे। ये खाई ऊपर से जितनी गहरी और खतरनाक दिखाई देती थी, असल में इसका निचला हिस्सा बिल्कुल अलग था। खाई की सतह पर रंग बिरंगे घास चारों तरफ फैले हुए थे। किसी घास का रंग पीला था तो कोई भूरे रंग का था, कोई हरा था तो कोई लाल। उस घास के मैदान को देखकर लग रहा था मानो वो कोई हकीकत न हो बल्कि कोई पेंटिंग हो। इसी के साथ वहां के आसपास जो पेड़ पौधे थे, उनकी पत्तियां रात के वक्त चमक रही थी। ऊपर से जो खाई इतनी गहरी और अंधेरे में डूबी हुई नजर आती थी, उसका ये वाला हिस्सा बिल्कुल अलग था। उसी घास के मैदान में रिया पड़ी हुई थी, जिसकी अचानक से आंख खुली। रिया अपनी आंखें मसलते हुए उठकर बैठ गई। तभी उसने अपने आप को बिल्कुल सही सलामत पाया। इतने ऊपर से गिरने के बाद भी मुझे एक खरोच तक नहीं आई। कहते हुए रिया ने आसपास उगे रंग बिरंगे घास को छुआ तो वो हैरान हो गई। वो घास मखमल की तरह नरम थे। रिया ये महसूस कर रही थी मानो वो घास में ना बैठी हो बल्कि वो मखमल की चद्दर पर बैठी हो। तभी रिया को एहसास हुआ कि आखिर क्यों उसे एक खरोच तक नहीं आई। तभी रिया आसपास देखने लगी और उसे अलेक्जेंडर और आर्यन का ख्याल आया। उसे अब यही लगने लगा कि वो दोनों ऊपर ही होंगे। अब वो ऊपर अपने भाइयों के पास कैसे जाएगी? रिया अभी ये सब सोच ही रही थी कि उसे किसी के बात करने की आवाज़ आई। रिया झट से उठी और उसने अपनी बाईं तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरान हो गई। सामने अलेक्जेंडर और आर्यन दिखाई दे रहे थे। अलेक्जेंडर, आर्यन, तुम दोनों यहाँ? कहते हुए रिया दोनों भाइयों की तरफ दौड़ी। वहीं दोनों ने जब रिया को देखा तो उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने रिया को गले लगाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना रिया? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? रिया ने हामी भरते हुए कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम दोनों यहाँ कैसे? इस पर अलेक्जेंडर ने रिया को पूरी बात बताई। रिया ने जब सच सुना तो वो भावुक हो गई और दोनों भाइयों से लिपट गई। तभी आर्यन ने कहा, वैसे ये हम किस जगह पर आ गए? ये बहुत ही अलग जगह है। देखो, यहाँ जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके पत्ते चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये जगह अर्थ पर है ही नहीं। तभी रिया ने आर्यन के सर पर मारते हुए कहा, ओह आर्यन, तुम कितने डफ्फर हो। ऑफ कोर्स ये उस खाई का निचला हिस्सा है, हम वहीं पर हैं। हाँ, सही कहा तुमने, ये उसी गहरी और खतरनाक खाई का निचला हिस्सा है, आर्यन ने कहा। तभी उस जगह पर एक भारी आवाज आई। आवाज सुन तीनों बच्चों ने जब सामने की ओर देखा तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इधर दूसरी तरफ रोहित पर भेड़ियों ने हमला कर दिया था। इसी बीच रोहित ने अपनी पीठ पर लटके भेड़िए का सर पकड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। ये देख बाकी भेड़िए एक साथ गुर्राने लगे। इसके बाद उन्होंने एक साथ झुंड में रोहित पर अटैक कर दिया। रोहित लगातार उन जंगली खूंखार भेड़ियों का मुकाबला कर रहा था, मगर वो सारे झुंड में थे, जिस कारण अब रोहित उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। रोहित हार नहीं मान रहा था। वो इस वक्त जल्द से जल्द इन भेड़ियों से निपटने के बाद अनिका को डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था। मगर तभी उन भेड़ियों के सरदार ने रोहित पर अटैक कर दिया। रोहित ने उसके जबड़े में एक जोरदार प्रहार किया, मगर तभी उसका पैर लड़खड़ा गया और वो जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही रोहित का सर एक बड़े से पत्थर से टकरा गया और रोहित भी वहीं पर बेहोश हो गया। रोहित के बेहोश होते ही उन सारे भेड़ियों ने अनिका और रोहित को घेर लिया। वो अब रोहित और अनिका को देखकर खुश होने लगे। उन्हें अब दो दो शिकार मिल गए थे। तभी उन भेड़ियों में से एक आगे आया।
वो अभी अनिका पर अपने पंजों से वार करने ही वाला था कि एक उड़ता हुआ पत्थर उसके मुंह पर आकर लगा। उस पत्थर की स्पीड इतनी थी कि वो भेड़िया गुर्राते हुए साइड हो गया। ये देखकर बाकी सारे भेड़िए भी गुर्राने लगे। वो इस वक्त और भी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। तभी अचानक से वहां पर कोई आया। उस शख्स ने वहां पर आते हुए चींटी बजाई। चींटी की आवाज सुनते ही सारे भेड़िए सामने की तरफ देखने लगे। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। भेड़ियों के सामने वो शख्स निडर होकर खड़ा था। उस शख्स को देखते ही वो सारे भेड़िए उस शख्स पर एक एक करके अटैक करने लगे, मगर वो शख्स कोई आम शख्स नहीं लग रहा था। वो एक एक करके उन भेड़ियों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। झुंड में मौजूद जब भी कोई भेड़िया उस शख्स पर वार करने के लिए आगे बढ़ता, वो शख्स उसके वार को रोक लेता और उल्टा भेड़िए पर ऐसे वार करता मानो वो अपने मुक्के से आग बरसा रहा हो। थोड़ी ही देर में सारे भेड़िए हाँफने लगे। तभी उस शख्स ने अपने चेहरे से वो कपड़ा हटाया। वो कोई और नहीं बल्कि अनिका की माँ स्वाति मल्होत्रा थी। स्वाति मल्होत्रा के चेहरे पर इस वक्त ना तो थकान दिखाई दे रही थी और ना ही वो हाँफ रही थी। उसने उन भेड़ियों की तरफ देखकर कुछ इशारा किया और फिर कहा, वैसे तो मैं तुम सबसे आसानी से बात करके बात ख़त्म कर सकती थी, मगर तुम लोगों ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा, इसलिए मैंने तुम्हें मारा, वरना मुझे तुम्हें मारने का कोई शौक़ नहीं था। चलो अब निकलो यहाँ से। स्वाति की बात सुनते ही सारे भेड़िए वहाँ से निकल गए। अब धीरे धीरे स्वाति अनिका की ओर आगे बढ़ने लगी। स्वाति अनिका के सिर के पास बैठ गई और उसके माथे पर हाथ फेरने लगी। स्वाति की आंखें नम थी। वो अभी बेहोश अनिका से कुछ कहने ही वाली थी कि उसे जीप की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये आवाज़ सुनते ही स्वाति हड़बड़ा गई और वहाँ से जाने के बारे में सोचने लगी। वो इस तरह से अनिका और रोहित को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तभी अचानक से स्वाति को अपने सामने ही एक जीप आती हुई दिखाई पड़ी। उस जीप को देखते ही स्वाति वहाँ से जल्दी जल्दी जाने लगी। ठीक उसी वक्त वो जीप आकर रुकी और उसके अंदर से इंस्पेक्टर गैरीवार निकला। उसे एक पल के लिए लगा कि अभी उस जगह पर कोई था। उसने अपने आसपास देखा और फिर दौड़कर रोहित के पास आया, जहां वो बेहोश पड़ा था। इंस्पेक्टर गैरीवाल रोहित को होश में लाने की कोशिश करने लगा, मगर रोहित के सिर पर चोट आई थी, जिस कारण से वो बेहोश हो गया था। तभी इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपनी गाड़ी से पानी का बोतल निकाला और फिर रोहित के चेहरे पर पानी की बूंदें मारने लगा। थोड़ी ही देर में अचानक से करहाते हुए रोहित उठा। वो अपनी आंखें मसल ही रहा था कि उसे सामने इंस्पेक्टर गैरीवाल दिखाई पड़ा। एक तरफ रोहित को होश आ चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का हाल बेहाल हुआ पड़ा था। वो यही सोच रहा था कि अब वो रोहित को क्या मुंह दिखाएगा। उसकी आंखें लाल हो गई थी। तभी वो अपनी जगह से अचानक उठा और फिर मन में सोचने के बाद बोला, मैं अब एक काम करूँगा, मैं अब सर के सामने जाऊँगा ही नहीं। हाँ, यही सही रहेगा, मैं इधर से ही अपने गांव चला जाऊँगा। कहते कहते चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अचानक से रो पड़ा। उसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ, मैं अब सीधा गांव जाऊँगा और वहीं जाकर खेती बाड़ी करूँगा, क्योंकि अब ये सिक्योरिटी वाला काम नहीं होगा मुझसे। इतना कहने के बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने एक बार दूर से ही उस खाई की तरफ देखा और फिर अपने आंसुओं को पोंछने के बाद वहाँ से जाने लगा। इधर दूसरी तरफ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की परेशानी से बेखबर तीनों बच्चों ने जब एक भारी आवाज़ सुनी तो वो हैरान हो गए। उन्होंने जब सामने की ओर देखा तो वो चौंक गए। सामने एक आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने अपने हाथ में एक डंडा पकड़ा हुआ था और उसके सिर पर एक पगड़ी थी। उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर ना झुर्रियाँ दिखाई दे रही थी और ना ही उसे देखकर उसकी सही उम्र का पता लगाया जा सकता था। तीनों बच्चे आहिस्ता से उस आदमी के पास पहुँचे और तीनों ने हैरानी से एक साथ पूछा, आप कौन हैं? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस सवाल को सुनते ही उस शख्स ने एक अजीब सी कुटिल मुस्कान लिए जवाब दिया, मैं इसी जगह पर रहता हूँ, ये दुनिया मेरी है। उस शख्स की बात सुनकर अलेक्जेंडर ने तपाक से कहा, ये दुनिया, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या हम किसी और दुनिया में आ गए हैं? क्या हम अर्थ पर नहीं हैं? अलेक्जेंडर के सवाल पर रिया और आर्यन भी अब उस शख्स के जवाब का इंतज़ार करने लगे। वो अब जानना चाहते थे कि आखिर वो इस वक्त थे कहाँ, क्योंकि उनको याद था कि वो लोग खाई में गिरे थे और खाई के नीचे वो हिस्सा इस तरह दिखाई दे रहा था जैसे वो कोई और दुनिया हो।
तभी उस शख्स ने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए कहा, नहीं, तुम सब पृथ्वी पर ही हो, मगर ये खाई ऊपर से जिस तरह से दिखाई देती है, असल में इसका ये हिस्सा बेहद ही अलग है। तुम यहाँ देख सकते हो, ये जंगल, यहाँ के पेड़ पौधे, ये खाई इतना गहरा और घना है कि यहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं आती। तुम इन सारे पेड़ पौधों को देख सकते हो। यहाँ के सारे पेड़ पौधे बहुत ही अलग, बहुत ही खास हैं। इनका आयुर्वेद में बहुत ही महत्व है। हर पेड़ की पत्तियाँ, हर घास का एक एक फूल, पत्ते अपनी एक अलग महत्व रखते हैं। उस शख्स की बात सुनने के बाद तीनों बच्चे हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे और आपस में कुछ फुसफुसाने लगे। तीनों बच्चों को इस तरह से खुसर फुसर करता देख उस शख्स ने पूछा, क्या हुआ? तुम सब इस तरह से आपस में क्या बातें कर रहे हो? तभी रिया ने कहा, आपने ठीक कहा कि ये सारे पेड़ पौधे बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये सारे पेड़ पौधे एक तरह से मेडिसिन्स हैं, मगर अफसोस है कि इसमें मेरी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इतना कहकर रिया उदास हो गई। उसके चेहरे पर इस तरह से उदासी देखकर उस शख्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस शख्स ने रिया की तरफ देखकर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या मुसीबत आई है। इतना कहने के बाद उस शख्स ने सामने की ओर एक लाल रंग के फूल की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा, सामने वो जो देख रहे हो, वो लाल रंग के जो फूल दिखाई दे रहे हैं, वो तुम्हारी परेशानी का समाधान है। इतना कहने के बाद वो शख्स चुप हो गया। तीनों बच्चों के कानों में अब उसके शब्द पड़े। तीनों बच्चे हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। तीनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो शख्स जो कह रहा था वो सच है या फिर ये कोई जाल है। उस शख्स की बातें सुन अलेक्जेंडर को बूढ़े बाबा की बात याद आ गई, जब उन्होंने उसे और रिया को अपनी गोली के बारे में बताया था। ये याद करते ही अलेक्जेंडर ने कहा, आपको क्या पता कि मेरी बहन को क्या प्रॉब्लम है और आप कैसे इसका इलाज? अलेक्जेंडर अभी कह ही रहा था, इतने में वो शख्स बोला, तुम्हारी बहन को यही परेशानी है ना कि जब वो हर सुबह सोकर उठती है तो उसकी एक दिन पहले की याददाश्त चली जाती है। वो जो लाल फूल है उसे खाने के बाद इस परेशानी को दूर किया जा सकता है और इसका असर बहुत ही जल्दी होता है, तो इसलिए तुम यहाँ से ये ले जा सकते हो। मैं तुम्हें खुद इन फूलों को ले जाने की परमिशन दे रहा हूँ, मगर एक शर्त पर कि तुम यहाँ के बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि ये जगह बहुत ही खास और रहस्यमयी है और मैं नहीं चाहता कि बाकी इंसान यहाँ आकर इस जगह पर छेड़छाड़ करें। रिया ने जब ये सुना तो अचानक से वह खुश होते हुए बोली, आर्यन, अलेक्जेंडर, तब तो हम ये फूल मम्मा को भी दे सकते हैं। इस फूल को खाने के बाद उनकी भी याददाश्त आ जाएगी। मगर तभी अलेक्जेंडर ने इनकार करते हुए कहा, नहीं रिया, हम इस तरह से किसी की भी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। पता है ना बूढ़े पापा पर यकीन करने के बाद क्या हुआ? मगर मैं वो नहीं हूँ। इस बात का जवाब देते हुए उस शख्स ने कहा, मगर मैं वो नहीं हूँ बेटे, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही कह रहा हूँ और अब आगे कोई सवाल मत करना कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कब से रह रहा हूँ। इन सब सवालों पर फिर कभी चर्चा करेंगे। फ़िलहाल तुम्हें यहाँ से इन फूलों को लेकर जाना चाहिए। उस शख्स ने चेहरे पर एक मुस्कान लिए कहा। उसकी बातें सुनने के बाद भी तीनों बच्चे उदास नजर आ रहे थे और आसपास देख रहे थे। उनके हाव भाव को देखकर उस शख्स ने कहा, यहाँ आगे जाकर बाईं तरफ से ऊपर जाने का एक पतला सा रास्ता है, तुम वहाँ से जा सकते हो और मुझ पर भरोसा कर सकते हो। दोनों भाई अब भी कुछ सोच रहे थे, मगर रिया एक्साइटेड होकर उस लाल फूल के पास गई और उसे तोड़कर खाने लगी। वो फूल एकदम शहद के जैसे मीठा था। रिया अभी उस फूल को खा ही रही थी कि दोनों भाई उसके पास गए। रिया, तुमने ये क्या किया? तुम कहीं फिर से किसी मुसीबत में फंस गई तो? और हम दोनों तुम्हें। दोनों भाई कह ही रहे थे, इतने में रिया ने उन्हें शांत करते हुए कहा, डोंट वरी, मुझे इन अंकल पर पूरा भरोसा है और जब हम ट्राई नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं। कल सुबह तक तुम्हें असर दिख जाएगा बच्ची, तब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। अब जाओ तुम लोग यहाँ से। ये कहते हुए वो एक पेड़ के अंदर बने खोल में घुस गए। रिया उनके पीछे जाने ही वाली थी, इतने में दोनों भाइयों ने उसे रोक दिया और वहाँ से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। इधर दूसरी तरफ वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ना चाहते हुए भी अपनी गाड़ी की ओर जाने लगा। उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। वो यही सोच रहा था कि उसने जो किया उसके लिए उसे ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा। वो बढ़ ही रहा था, इतने में उसे किसी के कुछ कहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुन वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर डर गया और आसपास देखने लगा। वो जंगल के बीचों बीच था, जहाँ उसे हर तरफ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे।
उसने जब वो आवाज़ें सुनी, वो घबराते हुए बोला, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है, तो फिर ये इंसान की आवाज़ कहाँ से आ रही है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर खुद से ये सब कह ही रहा था, इतने में उसे पीछे से आवाज़ सुनाई पड़ी, अंकल, आप हमारे बिना यहाँ से जा रहे हैं? इस बार इतनी क्लियर आवाज़ सुन अब वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सदमे में आ गया। वो घबराते हुए पीछे मुड़ा ही था, इतने में उसने सामने देखा कि तीनों बच्चे खड़े मुस्कुरा रहे थे। ये देखते ही वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर चिल्ला पड़ा, ये कैसे हो सकता है? मैं सच में पागल हो रहा हूँ। तभी तीनों बच्चे दौड़कर उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के पास आए और उन्होंने कहा, नहीं अंकल, ये हम ही हैं। आप सब इतनी ऊंची खाई से गिरने के बाद भी जिंदा कैसे बच गए? ये कैसे पॉसिबल हुआ? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने हैरानी में पूछा। तभी उसने रिया के हाथों में वो लाल फूल देखे। वो उस बारे में पूछता कि अलेक्जेंडर ने कहा, हम आपको सब बताएंगे, मगर पहले यहाँ से चलिए, हमें जल्दी वापस जाना होगा। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने हामी भरी और फिर वो तीनों बच्चों को लेकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। इधर दूसरी तरफ रोहित ने जैसे ही इंस्पेक्टर गैरीवाल को अपने सामने देखा, उसने पूछा, इंस्पेक्टर, तुम यहाँ कैसे? कहते हुए रोहित अनिका के पास गया। ये सुनते ही इंस्पेक्टर गैरीवाल ने कहा, साहब, आपके जाने के बाद मैं गया नहीं, बल्कि आपको ढूंढने लगा, क्योंकि ये इलाका ठीक नहीं है। और इसी बीच में जब मैं इस रास्ते पर आया, आपको मैंने यहाँ देखा। वैसे आप बेहोश कैसे हुए और मैडम को क्या हुआ? ये सुनते ही रोहित ने कहा, पता नहीं, अनिका पहले से ही इस जगह पर बेहोश पड़ी हुई थी। उस पर जंगली भेड़िए अटैक करने वाले थे। इतने में मैं आ गया और उन्हीं के कारण मैं बेहोश हुआ। ये सुनते ही इंस्पेक्टर ने रोहित को अनिका को हॉस्पिटल ले जाने के बारे में कहा, मगर रोहित इस वक्त अनिका को होटल पैराडाइज इंटरनेशनल ले जाकर वहीं सारे डॉक्टर्स को बुलाना चाहता था। आखिर में रोहित अनिका को लेकर जीप में बैठ गया। इधर दूसरी तरफ करीब आधे घंटे बाद तीनों बच्चे होटल लौट आए। उन्होंने जब देखा कि घर में रोहित और अनिका नहीं है, उन्हें हैरानी हुई। मगर तभी रिया के शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगा। उसने कमरे में आते ही दोनों भाइयों से कहा, अलेक्जेंडर, आर्यन, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कहीं ये सब फूल खाने का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है? रिया की बात सुनते ही दोनों भाई डर गए। उन्हें अब यही डर सताने लगा कि कहीं रिया अब किसी नई मुश्किल में ना फंस जाए। दोनों ने रिया को बिस्तर पर सुलाते हुए कहा, रिया, तुम सो जाओ, हम यहीं तुम्हारे पास बैठे हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी अलेक्जेंडर ने रिया के माथे पर हाथ रखा। उसका पूरा शरीर आग में मानो तप रहा था। ये देख अलेक्जेंडर सोच में पड़ गया। रिया का पूरा बदन आग की भट्टी की तरह तप रहा था। अलेक्जेंडर और आर्यन अब पूरी तरह से टेंशन में आ गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब जब रिया की ऐसी हालत हो गई है तो फिर कल सुबह क्या होगा। दोनों भाई इसी बारे में सोच सोच कर परेशान हो गए थे। उनको डर था कि कल सुबह रिया के साथ कुछ उल्टा न हो जाए। दोनों भाई रिया के सामने बैठे हुए थे और रिया सोने की कोशिश में लगी हुई थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी। तभी आर्यन ने अलेक्जेंडर से पूछा, अलेक्जेंडर, ना जाने कल सुबह क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो आर्यन, इस तरह डरने से कुछ नहीं होगा, हमें कल सुबह तक वेट करना ही होगा। और तो और उस बूढ़े बाबा से मिलने के बाद जिस तरह से उन्होंने हमसे आधी बातें झूठी कही थी, उसके बाद मुझे उस आदमी पर भरोसा नहीं हो रहा है, मगर हम बस प्रे कर सकते हैं। अलेक्जेंडर इतना कहकर चुप हुआ ही था कि तभी अचानक से उसे लिविंग रूम से कुछ हलचल की आवाज़ सुनाई पड़ी। आवाज़ सुनते ही रिया अचानक से उठ गई और बोली, मम्मा और डैडी आ गए हैं। कहते हुए रिया बिस्तर से उठकर जा रही थी। आर्यन ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं रिया, ऐसी हालत में तुम बाहर गई और डैड को पता चल गया कि तुम बुखार से तप रही हो, तो फिर हमारा सच बाहर आ जाएगा। तुम यहीं सो जाओ, मैं और अलेक्जेंडर जाकर देखते हैं। रिया को आखिर में आर्यन की बात माननी ही पड़ी। वो बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन जैसे ही कमरे से बाहर आए, उन्होंने देखा कि रोहित की गोद में अनिका है और उसकी आंखें बंद हैं। अपनी मम्मा को इस हालत में देखकर दोनों बेटे दौड़कर रोहित के सामने गए। तभी रोहित ने दोनों को समझाते हुए कहा, डोंट वरी बच्चों, अनिका सिर्फ बेहोश हुई है। कहते हुए रोहित अनिका को अपने कमरे में ले गया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। दोनों बेटे अभी उसके कमरे के बाहर खड़े थे और सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। वहीं रोहित ने डॉक्टर को फ़ोन करके पहले ही बुला लिया था। इस वक्त डॉक्टर शूट के अंदर मौजूद थे। रोहित ने उन्हें सारी बात बता दी। ठीक है मिस्टर मारवा, हम देखते हैं कि आखिर मैडम बेहोश कैसे हुई, आप तब तक बाहर रहिए। कहते हुए डॉक्टर अनिका के पास गए और उसका चेकअप करने लगे।
रोहित जब बाहर आया तो उसकी नज़रें दोनों बेटों पर पड़ी। उसने जब रिया को नहीं देखा तो उसने तुरंत पूछा, रिया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। तभी अलेक्जेंडर ने जल्दी से जवाब दिया, डैड वो गेम खेलते खेलते सो गई, इसलिए हमने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। रोहित को ये बात हजम नहीं हुई। वो बच्चों के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन का दिल अब जोरों से धड़कने लगा। वो चाहकर भी रोहित को रोक नहीं सकते थे। तभी दोनों को याद आया कि रिया जो लाल फूल लेकर आई थी उसे उसने ऊपर डेस्क पर ही रख दिया था। रोहित के पीछे पीछे दोनों कमरे में गए। तभी रोहित ने देखा कि रिया गहरी नींद में सो रही है। रिया को देख रोहित के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रोहित जब रिया को देख रहा था, इसी बीच संभलते हुए आर्यन ने उन फूलों को टेबल से हटा दिया और नीचे कोने में पर्दे के पीछे रख दिया। इसी बीच लिविंग रूम से डॉक्टर की आवाज़ आई। रोहित हड़बड़ाते हुए बाहर आया। तभी डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर मारवा, मैडम डिहाइड्रेशन का शिकार हो गई थी और उन्होंने अपने दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर डाल दिया था, इसलिए वो बेहोश हो गई थी। मगर मैंने इंजेक्शन दे दिया है, वो सुबह तक नॉर्मल हो जाएंगी, डोंट वरी। रोहित और बच्चों ने जब ये सुना तो उन्हें काफ़ी राहत मिली। थोड़ी ही देर में डॉक्टर वहाँ से चले गए। उनके जाते ही रोहित ने दोनों बच्चों से कहा, तुम दोनों भी जाओ, आराम कर लो। वैसे तुमने डिनर किया? इस पर दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। दोनों को भूख नहीं थी, क्योंकि दोनों को रिया की चिंता हो रही थी। दोनों को बस अब सुबह का इंतज़ार था। वो नहीं जानते थे कि आखिर कल की सुबह कैसी होने वाली थी। रोहित को गुड नाइट कहने के बाद दोनों कमरे में रिया के पास आकर बैठ गए थे। रिया अब सच में सो गई थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। तभी अलेक्जेंडर ने उसका माथा छू कर देखा तो वो हैरान हो गया। रिया के शरीर का टेम्परेचर अब नॉर्मल हो गया था। ये देख दोनों भाई अब सच में चौंक गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो लाल फूल रिया के शरीर के अंदर क्या रिएक्ट कर रहा था। दोनों बस रिया का हाथ पकड़कर बैठ गए। आर्यन तुम सो जाओ, मैं आज जागूंगा, क्योंकि मुझे जानना है कि कल सुबह रिया के साथ क्या होगा, अलेक्जेंडर ने कहा। मगर आर्यन ने भी सोने से मना कर दिया। दोनों भाइयों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। इधर दोनों भाई अगली सुबह का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं उधर रोहित भी अनिका के सिरहाने बैठा हुआ था। वो भी यही सोच रहा था कि जब कल अनिका नॉर्मल हो जाएगी तो हो सकता है कि वो उसे सब कुछ सच बता दे। यही सोचते हुए रोहित भी सुबह होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही घंटों में सुबह हो गई। अलेक्जेंडर और आर्यन भी वहीं सो गए थे। जब सूरज की किरणें रिया के चेहरे पर पड़ी तो वो अचानक से उठ गई। वो चेहरे पर एक मुस्कान लिए उठी, मगर तभी उसने देखा कि उसके दोनों भाई ऐसे ही बैठे बैठे सो रहे हैं। रिया को यह अजीब लगा। वो दोनों को उठाने लगी। अलेक्जेंडर, आर्यन, तुम दोनों इस तरह क्यों सो रहे हो? उठे, सुबह हो गई है। रिया की आवाज़ सुनते ही दोनों भाई हड़बड़ा कर उठ गए। वो रिया को देखे जा रहे थे। तभी रिया बिस्तर से उठी और खिड़की के पास बालकनी में जाकर जमाई लेने लगी। अलेक्जेंडर और आर्यन रिया को बड़े ही गौर से ऑब्जर्व कर रहे थे। रिया को इस तरह देख उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिया के ऊपर उस लाल फूल ने असर किया है या नहीं। दोनों अभी आपस में आंखों से इशारे कर ही रहे थे। इतने में उन दोनों ने देखा कि रिया कमरे में कुछ ढूंढ रही है। ये देख अलेक्जेंडर ने पूछा, रिया क्या हुआ, तुम क्या ढूंढ रही हो? तभी रिया ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, मैंने वो लाल फूल यहीं पर रखा था जो मैं मम्मा के लिए लेकर आई थी, वो कहाँ गए? रिया के मुंह से जैसे ही दोनों भाइयों ने ये सुना, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो एक दूसरे को देखने लगे। उन्होंने एक साथ कहा, रिया, क्या तुम्हें उस लाल फूल के बारे में याद है? ये सुनते ही रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, ऑफ कोर्स याद है, मैं उन्हें मम्मा के लिए। रिया अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि दोनों भाई बिस्तर से उछलने लगे, चीखने चिल्लाने लगे। ये मतलब उस आदमी की बात सच हुई, रिया को सब याद है, यस। दोनों भाई ये कहते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। वो इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि रोहित अचानक से हड़बड़ा कर उठ गया और भागते हुए बच्चों के कमरे में आया। क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों इस तरह से उछल कूद क्यों मचा रहे हो सुबह सुबह? रोहित ने कड़क लहजे में पूछा। रोहित को देखकर दोनों शांत हो गए। तभी रिया आकर रोहित से लिपट गई। वहीं अब अलेक्जेंडर और आर्यन मन ही मन यही सोचने लगे कि जब वो लाल फूल रिया के ऊपर काम कर गया तो फिर ज़रूर अनिका के ऊपर भी काम कर जाएगा और अनिका की याददाश्त वापस आ जाएगी। यही सोचकर दोनों भाई मुस्कुराने लगे। तभी रोहित ने दोनों को मस्ती न करने के लिए कहा और कमरे से चला गया। उसके जाते ही आर्यन ने दरवाज़ा बंद किया और फिर तभी अलेक्जेंडर ने कहा, रिया कॉन्ग्रेट्स, इस लाल फूल ने अपना असर दिखा दिया। देखो तुम बिल्कुल ठीक हो गई। अब हमें मम्मा को ये फूल कैसे भी खिला देना है, फिर वो भी ठीक हो जाएंगी। अलेक्जेंडर ने जब ये कहा तो रिया ने भी महसूस किया कि उसे कल के बारे में सब याद है।
मगर तभी आर्यन ने बीच में आकर कहा, बट हम ये फूल मम्मा को देंगे कैसे, क्योंकि अगर हमने उनको डायरेक्ट ये फूल दिया तो फिर वो सवाल करेंगी और हम उन्हें सच नहीं बता सकते, नहीं तो हमारा भांडा फूट जाएगा। आर्यन की बात कहीं ना कहीं सही थी। अब तीनों बच्चे सोचने लगे कि आखिर ये काम करें तो करें कैसे। करीब 1 घंटे बाद जब रोहित बाहर से एक्सरसाइज करके लौटा तो वो हैरान हो गया। जैसे ही वो अपने कमरे में गया, उसने देखा कि अनिका नहा धोकर पूरी तरह से तैयार होकर कहीं जाने की तैयारी में थी। असल में अनिका ने अभी कुछ देर पहले ही विकी को मैसेज करके उसी कैफ़े में बुलाया था जहां वो कल गई थी। अनिका को विकी से आमने सामने कुछ बात करनी थी, इसलिए वो तैयार थी। रोहित ने जब अनिका को देखा तो वो हैरान हो गया। उसने अनिका से पूछा, अनिका तुम कहीं जा रही हो? रोहित को देख अनिका ने बहाना बनाते हुए कहा, हाँ वो मुझे कुछ काम है, मैं कुछ घंटे में आ जाऊंगी। रोहित अब पूरी तरह से हैरान था। वो ये सोच रहा था कि आखिर अनिका ने उससे सवाल क्यों नहीं किया कि वो उस सुनसान जगह से घर कैसे आई, उसके साथ क्या हुआ था। अनिका इस वक्त इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में थी कि उसने रोहित के माथे पर लगे चोट को भी नहीं देखा। ये देख रोहित की आंखें नम हो गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनिका इस तरह बदल जाएगी। उसने चुपके से अपनी नम आंखों को पोंछा और खुद से कहा, मैं जानता हूँ अनिका, तुम उसी शख्स से मिलने जा रही हो जिसके साथ मैंने कल तुम्हें बाजार में देखा था। ना जाने मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी अनिका। मैंने तुम्हें इतना चाहा, तुम्हें इतना प्यार किया कि तुम्हारी खुशियों के लिए सब कुछ एक करके रख दिया, मगर तुम। कहते कहते रोहित रुक गया और उसने अचानक से अपनी मुट्ठियां भींच ली। रोहित ने अब मन ही मन कुछ फैसला कर लिया था। इधर दूसरी तरफ बच्चे अभी सोच ही रहे थे कि अनिका को वो फूल कैसे खिलाएं। तभी रिया ने एक आइडिया देते हुए कहा, क्यों ना हम इस फूल को ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना दें और फिर इस पेस्ट को हम मिल्क में मिलाकर मम्मा को दे दें। ये सही है ना? रिया की बात सुनते ही अलेक्जेंडर ने इनकार करते हुए कहा, नहीं रिया, जैसे ही हमने ऐसा किया मिल्क का कलर रेड हो जाएगा और मम्मा को पता चल जाएगा। अलेक्जेंडर की बात में लॉजिक था। उसके कहते ही रिया का जोश ठंडा पड़ गया और वो सोचने लग गई कि आखिर अब करें तो करें क्या। इसी बीच आर्यन ने अपना दिमाग लगाते हुए कहा, अगर कलर का प्रॉब्लम है तो फिर हम ऐसा करते हैं कि सैंडविच के अंदर मसाले में इसे भर कर मम्मा को सैंडविच दे देंगे, या फिर सैलड में, क्योंकि बीट रूट का भी कलर रेड कलर जैसा ही होगा, तो मम्मा को कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? आर्यन को ये आइडिया अलेक्जेंडर को कहीं ना कहीं अच्छा लगा। वो अभी एग्री करने वाला ही था कि रिया ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, इसकी स्मेल बहुत अलग है। अगर हमने ऐसा किया तो फिर मम्मा को पता चल जाएगा। सैंडविच या फिर सैलड के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इस फूल का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। क्या तुमने कभी स्वीट सैंडविच खाया है या स्वीट सैलड? मम्मा को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए ये आइडिया बेकार है। हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा। रिया की बातें सुन दोनों भाइयों ने भी हामी भरते हुए कहा, मगर ऐसा क्या है? इधर दूसरी तरफ रोहित मन में कुछ फैसला करने के बाद टेरेस गार्डन आ गया और उसने तपाक से इंस्पेक्टर गैरीवाल को कॉल लगा दिया। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने जैसे ही कॉल उठाया, रोहित ने तपाक से कहा, इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, इनकार मत करना, पैसे जितने तुम चाहो। ये सुनते ही इंस्पेक्टर ने तुरंत पूछा, ऐसा कौन सा काम है साहब? अभी थोड़ी देर में मेरी पत्नी अनिका बाहर जा रही है, तुम्हें उस पर नज़र रखनी है, तुम्हें उसे छुप कर फॉलो करना है। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, मुझे उसकी हर खबर चाहिए, रोहित ने कड़क लहजे में कहा। इंस्पेक्टर गैरीवाल को ये सब सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो अब सोच में पड़ गए। उन्होंने घबराते हुए कहा, साहब ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी पत्नी इतनी बड़ी शख्सियत है, मैं मैडम का पीछा? कैसे मतलब? और मैं ये सोच भी। तभी रोहित ने बीच में कहा, तुम्हें ये करना होगा, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। और कहा ना, इस काम के लिए मुंह मांगी कीमत दूंगा, तो शुरू हो जाओ। इतना कहने के बाद रोहित ने फ़ोन काट दिया। तभी उसने देखा कि अनिका सैंडल पहन रही है। तभी अनिका रोहित की आंखों के सामने से बाहर निकल गई। उसे जाते देख रोहित के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसने मन में कहा, आज उस शख्स का राज खुल जाएगा अनिका। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रोहित अब यही सोच रहा था कि बहुत जल्द ही उसे उस शख्स का पता चल जाएगा जिससे मिलने अनिका जा रही थी। रोहित वहीं टेरेस गार्डन में ही अपना फ़ोन हाथ में लेकर एक कुर्सी पर बैठ गया।
मगर वहीं दूसरी तरफ तीनों बच्चे अब ये सोच रहे थे कि आखिर अनिका को वो फूल खिलाएं तो खिलाएं कैसे। तीनों सोच सोच कर परेशान हो गए थे। इससे पहले ही उन्होंने लिविंग रूम से कुछ हलचल की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनते ही तीनों बच्चे दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने लगे। उन्होंने देखा कि अनिका सुबह सुबह जल्दबाजी में कहीं जा रही है। ये देखते ही रिया ने पूछा, मम्मा तो बाहर जा रही हैं, अब हम क्या करें? हमें उनके आने का वेट करना होगा, क्योंकि अभी हमने ये सोचा भी नहीं है कि उनको ये फूल कैसे दें। आर्यन ने रिया को समझाते हुए कहा, मगर अलेक्जेंडर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने अपने दोनों भाई बहन से कहा, हमें जो करना है आज ही करना है, क्योंकि अगर वो फूल मुरझा गया तो फिर हो सकता है उसका असर मम्मा पर ना हो और हम दोबारा उस खाई के निचले हिस्से में जा भी नहीं सकते। अलेक्जेंडर की बात कहीं ना कहीं सही थी। वो तीनों अब यही सोचने लगे कि आखिर वो जल्द से जल्द किस तरह से अनिका को वो फूल खिलाए। तीनों बच्चे ये सोच रहे थे, इतने में अलेक्जेंडर को सामने टेबल पर फलों से भरी हुई टोकरी दिखाई पड़ी। उस टोकरी में एप्पल, अनार, संतरे, अंगूर रखे हुए थे। उन फलों को देखने के बाद ही अलेक्जेंडर ने अपने दोनों भाई बहन को कमरे के अंदर खींचा और फिर झट से दरवाज़ा बंद कर दिया। आर्यन को रिया को ये देखकर चिढ़ हुई। वो अभी कुछ कहती, इससे पहले ही अलेक्जेंडर ने कहा, मुझे वो तरीका मिल गया जिससे हम ये फूल मम्मा को खिला सकते हैं। अलेक्जेंडर के मुंह से ये सुनते ही दोनों बच्चे एक्साइटेड हो गए। तभी अलेक्जेंडर ने अपना प्लान बताना शुरू किया। देखो, हम इस फूल को मिक्सर में डाल करके इसका पेस्ट बना लेंगे और फिर उसी पेस्ट को अनार के जूस में मिला देंगे। अनार का जूस ऑलरेडी लाल रंग का होता है, मम्मा को पता भी नहीं चलेगा। क्या कहते हो? अलेक्जेंडर के मुंह से ये सुनते ही रिया और आर्यन खुशी से उछल पड़े। उन्होंने अलेक्जेंडर के गले लगते हुए कहा, वाह अलेक्जेंडर, क्या दिमाग लगाया है तुमने, ये बेस्ट तरीका होगा। तो फिर चलो किचन, हमें अपने काम में अभी से लगना होगा। बाकी डैड जब पूछेंगे तो उनको हम कह देंगे कि हम मम्मा के लिए अपने हाथों से अनार का जूस तैयार कर रहे हैं। ओके गाइज, अलेक्जेंडर ने कहा। इसके तुरंत बाद तीनों बच्चे किचन की ओर बढ़ने लगे। एक तरफ बच्चे किचन की तरफ जा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अनिका मेन एंट्रेंस से निकलकर पैदल ही आगे बढ़ने लगी। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि वो होटल पैराडाइज इंटरनेशनल से थोड़े दूर जाकर ऑटो में बैठेगी। अनिका जहां अपनी धुन में आगे बढ़ रही थी, वहीं वो इस चीज़ से बेखबर थी कि उसका पीछा दो आंखें कर रही थी। वो दो आंखें इंस्पेक्टर गेरीवाल की थी, जो रोहित के कहने पर अनिका पर नज़र रखे हुए थे। इंस्पेक्टर गेरीवाल इस वक्त अपनी पुलिस की वर्दी में नहीं थे, बल्कि वो सादे कपड़ों में थे और वो भी पैदल ही चल रहे थे। वहीं थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अनिका ने एक ऑटो रुकवाया। वो अभी ऑटो वाले से बात कर ही रही थी, इतने में उसे ऑटो के शीशे में पीछे कोई दिखाई पड़ा। वो इंस्पेक्टर गेरीवाल को शुरू में पहचान नहीं पाई, इस कारण से उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ऑटो में बैठ गई। अनिका के ऑटो में बैठते ही इंस्पेक्टर गेरीवाल भी एक ऑटो में बैठ गए और ड्राइवर से कह दिया कि सामने जा रहे ऑटो के पीछे पीछे चले। इधर अनिका जिस ऑटो में बैठी हुई थी, वो लगातार शीशे में देख रही थी। उसे पीछे एक ऑटो आता हुआ दिखाई दे रहा था। अनिका को अब थोड़ा शक हुआ। उसने अपने ऑटो ड्राइवर से कहा, भैया आप एक काम करिए, आप ऑटो दाईं तरफ इस रास्ते पर ले लीजिए। ये सुनते ही ऑटो ड्राइवर ने कहा, मगर मैडम ये रास्ता तो पुराने बस स्टैंड की तरफ जाता है, मगर आपको तो मेन बाजार की तरफ। तभी अनिका ने ड्राइवर की बात काटते हुए कहा, हाँ मेरा प्लान बदल गया है, मुझे बस स्टैंड पर छोड़ दीजिए। अनिका की बात सुनते ही ऑटो वाले ने ऑटो को बस स्टैंड की तरफ जाने वाले रास्ते पर ले लिया। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद जब अनिका ने शीशे में देखा तो उसे अब पीछे से वही ऑटो आता हुआ दिखाई पड़ा। ये देख अनिका के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वो मन ही में कुछ सोचने लगी। एक तरफ जहाँ ये सब कुछ हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ टेरेस गार्डन पर रोहित बैठा हुआ था और लगातार इंस्पेक्टर गेरीवाल के साथ फोन पर बना हुआ था। तभी इंस्पेक्टर ने उस पार से कहा, साहब मैडम तो पुराने बस स्टैंड की तरफ जा रही है, अब क्या करें? कुछ नहीं, बस उसका पीछा करते रहो, मुझे एक मीट के लिए बुलाया जा रहा है, मैं तुमसे बाद में अपडेट लूँगा। मगर हाँ, अनिका को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, इस तरह उसका पीछा करना है। और हाँ, हो सके तो तुम उस शख्स की तस्वीर खींच लेना जिससे अनिका मिलेगी। अब मैं फ़ोन रखता हूँ। इतना कहने के बाद रोहित ने फ़ोन रख दिया। उसकी आंखें नम थी। उसे बार बार अनिका के साथ बिताए हुए वो पुराने पल याद आ रहे थे। उस पल को याद कर रोहित भावुक हो गया था। उसने तभी अपनी आंखों के कोने को पोंछते हुए कहा, अगर मैं जो सोच रहा हूँ अनिका, वो सही निकला तो फिर मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा। खुद से इतना कहने के तुरंत बाद ही अचानक से रोहित को कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनते ही रोहित लिविंग रूम में आ गया
और तभी उसने सामने देखा कि तीनों बच्चे ढेर सारा अनार लिए मिक्सर के पास बैठे हुए हैं। ये देखते ही रोहित ने पूछा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तभी रिया ने मामले को संभालते हुए जवाब दिया, डैड हम मम्मा के लिए जूस बना रहे हैं ताकि उनको अच्छा लगे। रिया की बात सुन रोहित के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने तीनों बच्चों को देखा और मुस्कुराकर वहां से चला गया। वो इस वक्त यही सोच रहा था कि अगर वो और अनिका अलग हुए तो फिर तीनों बच्चे अलग हो जाएंगे, जो कि रोहित को हरगिज बर्दाश्त नहीं था। वहीं इधर रोहित के जाने के बाद आर्यन दौड़कर अपने कमरे में गया और वो लाल फूल ले आया। आर्यन जब उस फूल को मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल रहा था तब उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया हुआ था। तभी अलेक्जेंडर ने आर्यन को समझाते हुए कहा, सब सही होगा आर्यन, डोंट वरी। देखा नहीं, इस फूल ने ही तो रिया को ठीक किया है, इसीलिए ज़्यादा मत सोचो। हमें बस मम्मा को ये जूस किसी भी तरह पिला देना है। अलेक्जेंडर के कहने पर आर्यन ने उस फूल को मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दिया। थोड़ी ही देर में तीनों बच्चों ने मिक्सर जूस तैयार कर दिया और उस जूस को ऊपर से देखने पर कोई ये नहीं कह सकता था कि इस अनार के जूस में कुछ आयुर्वेदिक फूल मिलाया गया है। इधर दूसरी तरफ अनिका की ऑटो लगातार उस रास्ते पर आगे बढ़ रही थी और उसके पीछे पीछे इंस्पेक्टर गेरीवाल का भी ऑटो एक डिस्टेंस मेंटेन किए चल रहा था। तभी अनिका ने अचानक से ऑटो को रुकवा दिया और वो ऑटो से उतर गई। इसके बाद वो पैदल ही आगे चलने लगी। अनिका के कुछ दूरी पर जाने के बाद इंस्पेक्टर गेरीवाल भी ऑटो से उतर गया और फिर वो संभल कर पैदल चलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका कर क्या रही है। वो सोचते हुए जा ही रहा था कि इतने में उसने देखा कि अनिका सामने कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये देखते ही इंस्पेक्टर गेरीवाल पूरी तरह से चौंक गया। वो इधर से उधर देखने लगा। ये अनिका मैडम कहाँ चली गई अचानक से? कहते हुए इंस्पेक्टर गेरीवाल दौड़कर कुछ दूर तक आगे गया, मगर उसे अनिका कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अब इंस्पेक्टर गेरीवाल यही सोचने लगे कि वो रोहित को क्या जवाब देगा, क्योंकि रोहित उसे छोड़ने वाला नहीं था। इंस्पेक्टर गेरीवाल अभी अपना दिमाग लगा पाता और वो अभी आसपास के लोगों से अनिका के बारे में कुछ पूछ पाता। तभी पीछे से आवाज़ आई, कहीं आप मुझे तो नहीं ढूंढ रहे हैं इंस्पेक्टर? इस आवाज़ को सुनते ही इंस्पेक्टर गेरीवाल झट से पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ते ही इंस्पेक्टर की आंखें बड़ी हो गई। उसने सामने अनिका खड़ी थी। अनिका को अपने सामने इस तरह से देखकर इंस्पेक्टर गेरीवाल के होश उड़ गए। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ कहता इससे पहले ही अनिका ने कहा, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? ये सुनते ही इंस्पेक्टर गेरीवाल ने अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप क्या कह रही हैं अनिका मैडम? मैं भला आपका पीछा क्यों करूँगा? अनिका ने एक बार में पकड़ लिया कि इंस्पेक्टर गेरीवाल उससे झूठ कह रहा है। उसने तुरंत ही अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, झूठ मत बोलिए, मैं बहुत देर से देख रही हूँ आप मेरा ही पीछा कर रहे थे। बताइए, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? किसने कहा है आपको ऐसा करने के लिए? कहिए इंस्पेक्टर गेरीवाल। अनिका की बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर गेरीवाल ने कहा, नहीं मैडम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं भला आपका पीछा क्यों करूँगा? मुझे क्या लेना देना है? अनिका ने जब ये सुना तो उसने अपने चेहरे पर सख्ती लाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, आपका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको मेरा पीछा करने के लिए किसने कहा है? कौन है वो? अनिका और इंस्पेक्टर गेरीवाल जिस जगह पर खड़े थे वहाँ काफ़ी लोग आकर खड़े हो गए थे। सारे लोग इस तमाशे को देख रहे थे। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जब अनिका को सच नहीं बताया तो अनिका ने आसपास देखते हुए कहा, इंस्पेक्टर गेरीवाल, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, किसने कहा था आपको मेरा पीछा करने के लिए? आसपास बहुत लोग हैं, मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहती, कहिए। इतना कहने के बाद अनिका शांत हो गई और इंस्पेक्टर गेरीवाल को देखने लगी। वहीं इंस्पेक्टर गेरीवाल के पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अभी कुछ कहता इससे पहले ही अनिका ने कहा, लगता है आप इस तरह नहीं मानने वाले मुझे अब। अनिका अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही इंस्पेक्टर गेरीवाल के मुंह से अचानक ही निकला, रोहित मारवा। अनिका ने जैसे ही रोहित का नाम सुना उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने इंस्पेक्टर गेरीवाल को घूरते हुए कहा, क्या क्या कहा आपने? हाँ, मुझे आपके पति ने ही ऐसा करने को कहा था। मैं जानता हूँ आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, मगर यही सच है, आपको ये मानना होगा। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने ये कहते हुए अपना फ़ोन निकाला और फिर अपना फ़ोन दिखाते हुए कहा, ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही उनका ही कॉल आया था। अनिका को अब यकीन हो गया कि इंस्पेक्टर गेरीवाल उससे झूठ नहीं बोल रहे हैं। तब अनिका ये सोच सोच कर परेशान होने लगी कि आखिर रोहित ने ऐसा क्यों किया।
अनिका के मन में एक तरह का तूफान उड़ने लगा, साथ ही उसका चेहरा सख्त होने लगा था। उसने एक नज़र इंस्पेक्टर गेरीवाल को घूर कर देखा और फिर तेज कदमों के साथ वहां से जाने लगी। अनिका को इस रूप में देखकर इंस्पेक्टर गेरीवाल घबरा गया। उसे अब यही लगने लगा था कि आज अनिका घर जाकर तूफान लाने वाली थी। इस बात की खबर देने के लिए इंस्पेक्टर गेरीवाल रोहित को फ़ोन करने लगा, मगर रोहित उसका फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। 2 से 3 बार फ़ोन लगाने के बाद भी रोहित ने जब इंस्पेक्टर गेरीवाल का फ़ोन नहीं उठाया तो वो वहाँ से सीधे थाने की तरफ जाने लगा। करीब आधे घंटे बाद अनिका मेन एंट्रेंस से होते हुए होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के अंदर घुसी। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो आज रोहित से ये सवाल करना चाहती थी कि आखिर रोहित ने ऐसा क्यों किया था। अनिका जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकली, उसने देखा प्रेसिडेंशियल स्यूट से रोहित बाहर निकल रहा था। रोहित और अनिका ने तभी एक दूसरे को देखा। अनिका को इस वक्त अपने सामने देखकर रोहित हैरान हो गया। वो मन ही मन यही सोचने लगा कि अनिका इस वक्त यहाँ क्या कर रही है। वहीं अनिका ने अपने आसपास देखा, वहाँ पर कई सारे गार्ड्स खड़े थे। अनिका ने जैसे तैसे अपना गुस्सा संभाला और रोहित के पास आते हुए बोली, रोहित अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनिका के मुंह से ये सुनते ही रोहित ने मन ही मन सोचा कि पहले उसे इंस्पेक्टर गेरीवाल से बात करके पता लगाना चाहिए कि आखिर हुआ क्या था। रोहित ने अनिका से कहा, अनिका मैं 10 मिनट में आता हूँ, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। ये सुनते ही अनिका ने सख्ती से कहा, इंस्पेक्टर गेरीवाल को फ़ोन करने जा रहे हो ना रोहित? डोंट वरी, मैं ही तुम्हें अपडेट दे दूंगी, अंदर चलो पहले। ये सुनकर रोहित के होश उड़ गई। रोहित ने जब अनिका की बात सुनी तो वो पूरी तरह से हैरान हो गया। उसने अनिका के चेहरे की तरफ देखा। इस वक्त अनिका काफ़ी टेंस नज़र आ रही थी। रोहित ने जब ये सब देखा तो वो प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर वापस चला आया। अनिका भी पीछे पीछे आई। इस वक्त तीनों बच्चे कमरे में कुछ काम कर रहे थे। इधर लिविंग रूम में आते ही अनिका ने अपना मोबाइल टेबल पर पटकते हुए कहा, रोहित आज तुमने हद पार कर दी। मैंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था जो तुमने आज मेरे साथ किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हें क्या कहूँ। इतना कहकर अनिका बड़बड़ाई जा रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। रोहित अब पूरी बात जानना चाहता था। तभी अनिका ने जवाब देते हुए कहा, रोहित इंस्पेक्टर गेरीवाल को तुमने मेरा पीछा करने के लिए कहा था। आखिर क्यों क्यों तुम मुझसे मेरा पीछा करवा रहे थे? क्या तुम मुझ पर किसी तरह का शक करते हो? अनिका के मुंह से ये सब सुनने के बाद रोहित सब कुछ समझ गया। उसे ये पता चल चुका था कि इंस्पेक्टर गेरीवाल के बारे में अनिका को पता चल चुका था। मगर तभी रोहित ने अपनी बात को संभालते हुए अनिका से कहा, देखो अनिका, जब तुम्हें सच पता चल ही चुका है तो फिर मैं तुम्हें सामने से कह देता हूँ। हाँ, मैंने ही इंस्पेक्टर गेरीवाल को तुम्हारे पीछे भेजा था। मैंने उसे कहा था कि वो तुम पर नज़र रखे और इसका कारण भी तुम ही हो अनिका। तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुम मुझसे आए दिन झूठ बोलती हो और इसके बाद भी तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। तुम्हें लगता है कि मैंने जो किया वो गलत किया। हाँ चलो, एक पल को मैंने मान लिया कि मैंने गलत किया है, मगर तुमने मेरे साथ क्या किया? ना जाने तुम किस शख्स से मिलती हो, रात रात भर लैपटॉप पर गेम खेलने के बहाने न जाने क्या करती हो। मैंने आज तक कभी तुमसे एक सवाल तक नहीं पूछा। रोहित की बातें सुनने के बाद अनिका भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने ताली बजाते हुए कहा, वाह रोहित वाह, मैं तुम्हें बहुत ही जेंटलमैन समझती थी, मगर तुमने आज ये साबित कर दिया कि तुम भी बाकी मर्दों की तरह हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा तक नहीं है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। रोहित का गुस्सा ये सब सुनने के बाद बढ़ता ही जा रहा था। आज तक रोहित ने कभी भी अनिका से इस तरह से बात नहीं की थी, मगर आज रोहित समझ गया था कि उसका रिश्ता ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहाँ उसे सब कुछ क्लियर करना होगा। रोहित अभी शांत खड़ा था। वहीं बच्चे अपने कमरे के दरवाजे के पीछे से अपने मोम डैड को बहस करते हुए देख रहे थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अनिका और रोहित के बीच आकर कुछ बोले। तीनों बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे और यही प्रे कर रहे थे कि कैसे भी करके तीनों बच्चे अनिका को वो लाल फूल वाला जूस पिला दे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर इधर दूसरी तरफ रोहित और अनिका के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही थी। अनिका ने अपना गुस्सा निकालते हुए कहा, रोहित तुम तो बहुत कहते हो कि तुम अपनी बीवी अपनी अनिका से प्यार करते हो। हालांकि मुझे तो कुछ याद नहीं है, मगर फिर भी मैं लोगों की बात सुनकर इमेजिन करती थी कि हाँ, तुम किस तरह से मुझ पर भरोसा करते होगे, मुझे किस तरह से प्यार करते होगे। मगर अभी जो तुमने किया है उसके बाद मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। सच्चाई तो ये है कि तुम ऐसे शख्स हो जो अपनी बीवी का पीछा करवाते हो, उसे अपनी बीवी पर भरोसा
अनिका अभी आगे कहती, इतने में रोहित ने चिल्लाकर कहा, अनिका बस बहुत हो गया। और तुमने क्या कहा? मैं तुम्हें प्यार नहीं करता? तुम्हारे लिए मैं इतने दिनों से परेशान हूँ। तुम्हारे लिए मैंने जमीन आसमान एक करके रख दिया। मुझे लगा कि वहाँ दिल्ली में तुम्हारी यादाश्त नहीं आएगी, तो इसीलिए मैं तुम्हें मनाली लेकर आया। मैं इतने महीनों से ट्राई कर रहा हूँ कि तुम्हारी यादाश्त वापस आ जाए, और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। बस अनिका, अब बहुत हो चुका। अनिका, जो अब तक शांत थी, अचानक से उसे लगने लगा कि उसका गला सूख रहा है। अनिका ने कहना शुरू किया, हाँ सही कहा तुमने। कहते हुए अनिका खांसने लगी, उसका गला सूख रहा था। तभी रोहित ने आगे बढ़कर कहा, अनिका तुम ठीक? रोहित आगे कहता, इससे पहले ही अनिका ने रोहित को रोक दिया और वो आसपास पानी ढूंढने लगी। तभी वो किचन की तरफ जाने लगी। अनिका इस वक्त काफी टेंस नजर आ रही थी। उसने जब अपने आसपास देखा तब उसे सामने ग्लास में जूस रखा हुआ दिखाई पड़ा। यह वही जूस का गिलास था जिसे तीनों बच्चों ने बनाया था। अनिका का गला इस वक्त सूख रहा था, इस कारण से उसने वो जूस का गिलास उठाया और एक सांस में ही पूरा जूस पी गई। जूस काफी मीठा था। अनिका को अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। उसका मन नहीं हो रहा था कि वो अब बहस करे, मगर तभी उसे रोहित की आवाज़ सुनाई पड़ी, अनिका मुझे अफसोस है कि तुम अब वो पुरानी अनिका नहीं रही। यादाश्त जाने के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया अनिका। ये सुनते ही अनिका, जो थोड़ी थोड़ी शांत हो रही थी, वो गुस्से से कांपने लगी। वो किचन से निकलकर लिविंग रूम में आई और रोहित की तरफ देखकर बोली, रोहित तुम्हारे लिए मेरे मन में जितनी भी इज्जत थी वो खत्म हो गई है। अगर तुम्हें इतना ही कुछ लग रहा था तो सामने से मुझसे पूछ लेते। ये सुनते ही रोहित ने हंसते हुए कहा, क्या पूछता अनिका? तो बताओ ना, तुम कल मुझसे और बच्चों से झूठ बोलकर बाहर क्यों गई? मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से बाजार में एक मर्द के साथ देखा है। क्या अब ये भी मेरी आंखों का भ्रम है? अनिका ने जब ये सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने रोहित की आंखों में देखते हुए कहा, ओह, तो इसका मतलब तुम कल खुद मेरा पीछा कर रहे थे? रोहित ने ये सुनते ही झल्लाकर कहा, अनिका प्लीज, मेरी बातों का गलत मतलब निकालना बंद करो। तुम इस तरह मुझे दोष नहीं दे सकती। तुम्हें जो मैंने किसी अनजान शख्स के साथ देखा वो क्या था, उसका जवाब है? इस बार अनिका ने कुछ नहीं कहा। वो शांत खड़ी रही। उसे इस तरह से शांत देखकर रोहित को थोड़ा अजीब लगा। उसने अनिका से कहा, जवाब दो अनिका, कौन था वो शख्स? तुमने मुझे उसके बारे में बताया क्यों नहीं? मगर अब भी अनिका शांत थी। उसकी आंखों में कहीं ना कहीं नमी थी। करीब 5 मिनट तक शांत रहने के बाद अनिका ने रोहित से कहा, अब मेरा एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं होगा रोहित। तुम्हें जो सोचना था तुमने सोच लिया। मेरे बारे में तुम्हें जो राय बनानी थी वो भी तुमने बना ली। और तो और मुझे अब लगता है कि मैं तुम्हें जितना समझा लूँ, जितना एक्सप्लेन कर लूँ, तुम नहीं समझने वाले। इसीलिए हम दोनों का अलग। कहते कहते अनिका से अचानक से रुक गई और बच्चों के कमरे की तरफ देखने लगी। मगर रोहित ने अनिका के आखिरी शब्द को पकड़े हुए कहा, ओह, तो बात यहाँ तक आ गई है। खैर, मुझे पता है तुम अपनी बात कहते कहते इसलिए रुक गई क्योंकि तुम्हें बच्चों का ख्याल आ गया। बट डोंट वरी अनिका, अगर तुम्हें यही लगता है कि तुम मेरे साथ अब नहीं रह सकती, देन फाइन, मैं खुद ही तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। वैसे भी मेरी अनिका ना जाने कहाँ खो गई। इस वक्त जो मेरे सामने खड़ी है वो मेरी अनिका नहीं हो सकती, जो रिश्ते तोड़ने में विश्वास रखती हो। ये सुनकर अनिका को बहुत बुरा लगा। उसके कहने का वो मतलब नहीं था जो रोहित ने समझ लिया था। उसने रोहित को समझाते हुए कहा, देखो रोहित, मेरे कहने का इट्स ओके अनिका, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। कहते हुए रोहित शांत हो गया। वो भी अंदर से काफ़ी इमोशनल हो चुका था, मगर रोहित ने अपने सारे इमोशंस छुपा कर रखे थे। वहीं अब अनिका को अचानक से ना जाने क्या होने लगा था। उसे एहसास ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका शरीर आग की भट्टी में तप रहा था। अनिका की आंखें भी भारी हो रही थी। उससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मगर तभी उसने रोहित की तरफ देखकर कहा, ठीक है रोहित, अब हमारा अलग होना ही सही होगा। ये सुनने के बाद रोहित का दिल मानो टूट कर रह गया। वहीं दरवाजे के पीछे छुपे बच्चों ने जब ये सुना तो उनके होश उड़ गए। वो कुछ भी सोचने लायक नहीं रहे। इधर रोहित ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से बाहर जाने लगा। इस वक्त उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसकी आंखों में पानी आ गया था। वहीं इधर अचानक से अनिका अपनी जगह पर डगमगाने लगी। उसका सिर घूमने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी अनिका जब खुद को संभाल नहीं पाई तो उसके पैर लड़खड़ा गए। रोहित, जो अनिका को देखते हुए जा रहा था, उसने जब अनिका को लड़खड़ाते हुए देखा तो वो रुक गया। अनिका अभी जमीन पर गिरती इससे पहले ही रोहित दौड़कर अनिका के पास आया और तभी अनिका रोहित की बाहों में बेहोश हो गई। अनिका को इस तरह से बेहोश होता देखकर रोहित चिल्लाया,
अनिका, क्या हुआ तुम्हें? कहते हुए रोहित ने अनिका को सोफे पर लेटाया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। वहीं बच्चों ने जब अपनी मम्मा को इस हालत में देखा, वो भागकर लिविंग रूम में आए। उन्होंने एक साथ कहा, मम्मा आपको क्या हुआ? मम्मा आंखें खोलिए मम्मा। इसी बीच रोहित ने कहा, अलेक्जेंडर जल्दी से पानी लेकर आओ। अलेक्जेंडर दौड़कर किचन की तरफ गया। तभी उसने देखा कि वहाँ सारे बोतल खाली पड़े हुए थे। वो अभी बोतल में पानी भरने की सोच ही रहा था कि उसकी नज़र जूस के खाली गिलास पर पड़ी। अलेक्जेंडर को समझ नहीं आ रहा था कि जूस किसने पिया। वो बोतल भर के वापस अनिका के पास आया। तभी अलेक्जेंडर ने कुछ सोचकर अनिका का माथा छुआ। अनिका का माथा बुखार से तप रहा था। ये देखते ही अलेक्जेंडर को पिछली रात की घटना याद आ गई, जब रिया का भी ऐसा ही हाल हुआ था। ये देखते ही अलेक्जेंडर को समझ आ गया कि जूस अनिका ने ही पिया था। अब अलेक्जेंडर के चेहरे पर खुशी आ गई। उसने धीरे से रिया और आर्यन को भी ये बात बताई। अब तीनों बच्चे खुश हो गए थे। वो जान गए थे कि ये सब कुछ उस लाल फूल का असर था। तीनों बच्चे अभी मन ही मन खुश हो रहे थे कि तभी रिया की नज़र अनिका पर पड़ी। अनिका को देखते ही रिया जोर से चीख पड़ी, मम्मा। रिया की चीख सुन सभी ने जब अनिका की तरफ देखा तो वो सारे हैरान हो गए। अनिका का पूरा शरीर पीला पड़ने लगा था। इसी के साथ उसकी सांसें कभी बहुत तेज हो रही थी तो कभी बहुत धीमी। रोहित ने देखकर पूरी तरह से घबरा गया। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और फिर डॉक्टर को फ़ोन लगाने लगा। वहीं तीनों बच्चे जो अभी खुश थे, अचानक से टेंशन में आ गए थे। तीनों किनारे चले गए और तभी आर्यन ने कहा, ये मम्मा के साथ क्या हो गया? कहीं उनकी जान खतरे? ऐसा मत कहो आर्यन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं ही वो लाल फूल लेकर आई थी। रिया कहते हुए रोने लगी, मगर तभी दोनों भाइयों ने उसे चुप कराते हुए कहा, रिया तुम खुद को ब्लेम मत करो। अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या करें। रिया जो अंदर से घबरा रही थी, उसने अचानक से हिम्मत दिखाते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें जाकर डैड को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, ताकि फिर वो डॉक्टर भी मम्मा का सही से इलाज कर सके। रिया ने बहुत बड़ी बात कह दी थी, मगर इस तरह से रोहित को सब कुछ सच बताना इतना भी आसान नहीं था। दोनों भाई जानते थे कि रोहित को जब सब कुछ पता चलेगा वो उनको बहुत डांटेंगे और हो सकता है कि वो उन्हें वापस दिल्ली भेज दें, मगर अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं रह गया था। रिया ने फैसला कर लिया था कि वो रोहित को सब कुछ बताएगी, मगर तभी अलेक्जेंडर ने उसे रोकते हुए कहा, ठीक है रिया, हम डैड को सारा सच बता देंगे, लेकिन तुम नहीं, मैं जाऊंगा। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि तुम दोनों का बड़ा भाई मैं हूँ, तो मुझे आज मेरे बड़े भाई होने का फ़र्ज निभाने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता रिया कि डैड तुम पर गुस्सा करें। अब तक तुम उनकी लाडली बेटी रही हो और मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी तुम ऐसे ही रहो, डैड तुमसे ऐसे ही प्यार करें। अलेक्जेंडर की बात सुन आर्यन और रिया इमोशनल हो गए। उन्होंने एक साथ कहा, मगर अलेक्जेंडर, डैड को जब तुम बताने जाओगे उनका सारा गुस्सा तुम पर फटेगा। हो सकता है डैड तुमसे बहुत दिनों तक बात ना करें, इसलिए हम तुम्हें। तभी अलेक्जेंडर ने बीच में कहा, मुझे अंजाम की परवाह नहीं, मुझे बस डैड से ईमानदारी से सच कहना है। वैसे भी वी ऑल नो ऑनेस्टली इज द बेस्ट पॉलिसी। कहते हुए अलेक्जेंडर रोहित के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, डैड मैं जानता हूँ कि मम्मा की ऐसी हालत क्यों हुई है। ये सुनकर रोहित अलेक्जेंडर को अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगा।